तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा योंगम्योंग जो होता है वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में वहीं पर डियान कैंग फैक्शन के मास्टर जार योंग जो होते हैं वो उनका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और साथ ही अपनी 4 सीजन स्पेशल टेक्निक के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसे हमारा योंगम्योंग भी सही तरह से नहीं पहचान पा रहा होता और वहां पर उसकी मूवमेंट्स को भी नहीं नोटिस कर पा रहा होता। और हमारा योंगम्योंग जो होता है वो कहता है कि ये वाकई मास्टर जार योंग है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज और इसकी तलवारबाजी की टेक्निक इतनी स्पेशल है कि मैं यहाँ पर इसको अटैक करते हुए नोटिस नहीं कर पाता जब यहाँ पर ये अपनी तलवार को अटैक करने के लिए रेडी करता है। तो मास्टर जार योंग जो होता है अपनी तलवार को उठाते हैं, फिर से सामने की तरफ अटैक करते हैं। तो हमारा योंगम्योंग जो होता है बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि इसी के साथ ही डियान कैंग फैक्शन का जो नया लीडर होता है वो चलाकर उसे कहता है कि मास्टर ये मैं हूँ इल हियोब, क्या आप मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रहे? मैं आपका पर्सनल डिसाइपल इल हियोब हूँ। लेकिन वो दूसरी तरफ से क्योंकि वो सिर्फ एक जियांगशी होता है इसी वजह से वो उसकी बातें सुन नहीं पा रहा था। हमारा योंगम्योंग जो होता है वो सोच रहा था कि इस बार तो मैंने यहाँ पर इसके अटैक को डायरेक्टली शुरुआत से देखा, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसके अटैक को सिर्फ काउंटर अटैक ही कर पाया हूँ। तो हमारा योंगम्योंग जो होता है वहाँ पर हिल हियोब से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे और ज्यादा आवाजें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर जार योंग जो पहले से मर चुके हैं और इस वक्त तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक जियांगशी है, यानी कि एक पपेट है जिसे यहाँ पर मुर्दे को जिंदा करके बनाया गया और सिर्फ हमारे पर अटैक करने के लिए और हमें रोकने के लिए। इसके वक्त इसके पास कोई भी दिमाग और कोई भी सेंस नहीं है। और साथ ही उनसे कहता है लेकिन तुम सभी लोग काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की 4 सीजन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो टेक्निक गुम हो चुकी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, जब मैं इससे फाइट करूंगा तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से एनालाइज कर लेना, तुम और तुम्हारी पूरी फैक्शन यहाँ पर इस टेक्निक को देखेगी। तो हमारे योंगम्योंग उसे कहता है कि अलायंस लीडर होने के नाते मैं जहाँ पर तुम सभी लोगों को जो ऑर्डर देता हूँ कि सभी लोग से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, सभी लोग बस साइड के ऊपर खड़े रहकर हमारी फाइट को एनालाइज करोगे और बीच में कोई भी नहीं आएगा, चाहे यहाँ पर जो तुम्हारा पुराना मास्टर जार योंग क्यों नहीं है। और साथ ही यहाँ पर इस फाइट को बहुत ही केयरफुली देखना। और इसी के साथ दोनों की फाइट वहां पर स्टार्ट होती है। तो वो सभी डियान कैंग फैक्शन के लोग जो होते हैं वहां पर खड़े इस फाइट को देख रहे होते हैं। उनके लिए तो यहाँ पर वैसे ही जैसे कि उनका मास्टर जार योंग दोबारा से उनके सामने अपनी जितनी टेक्निक से उनका प्रदर्शन दिखा रहा हो, और सभी के लिए वहां पर इसको जो फॉलो करना है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों यहाँ पर पावरफुल मास्टर्स हैं, दोनों ऐसे लगता है जैसे सुपर ह्यूमंस आपस में फाइट कर रहे हो। इसी वजह से वहां पर उनको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग सब कुछ वहां पर अपनी आंखों से देख रहे थे। तो यहाँ पर एक बात जो उन्हें समझ आ रही थी वो ये थी कि योंगम्योंग जो है वो आगे से काउंटर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। हमारे योंगम्योंग के ये सब कुछ करने के पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि हमारा योंगम्योंग उन सभी के सामने ये दिखाना चाहता था कि 4 सीजन स्वॉर्ड्समैन टेक्निक के जितने भी राज और जितने भी सीक्रेट्स और जितनी फुल टेक्निक है वो सारी डियान कैंग फैक्शन के लोगों के सामने आ जाए, बाद में यहाँ पर उसे किसी चीज को इंप्रूव करने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी वजह से हमारा योंगम्योंग सिर्फ और सिर्फ वहां पर अटैक्स को ब्लॉक करने पर फोकस कर रहा था। लेकिन हमारा योंगम्योंग जो है वो यहाँ पर इस बात को समझ चुका था कि यहाँ पर डियान कैंग फैक्शन का जो मास्टर जार योंग है वो कौन सी टेक्निक को किस तरह से यूज कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है कि हमारे योंगम्योंग को समझ नहीं आ रही थी कि जब वो अटैक रिलीज करता है तो हमारा योंगम्योंग उसके अटैक को देख क्यों नहीं पाता। लेकिन अब हमारे योंगम्योंग को यहाँ पर समझ आ चुका था कि ये तलवारबाजी की टेक्निक कैसे यूज होती है। जबकि यहीं पर इल हियोब को दिखाता है कि वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अलायंस लीडर हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसी वजह से वो स्लो फाइट कर रहे हैं, वरना अभी तक उन्होंने यहाँ पर मास्टर जार योंग को हरा दिया होता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है उससे ज्यादा है। और हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर 4 सीजन स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ज्यादा मैं यहाँ पर हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतर और पहले से ज्यादा और ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो योंगम्योंग कहता है कि अभी तक यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो लगा था वो ये था कि ये फोकस करती है स्पीड के ऊपर, यानी कि हमें आप टेक्निक के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड लानी होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको पियर्स करना होगा, यानी स्पीड और पियर्सिंग दोनों को एक साइड के ऊपर एक साथ मिला दिया जाए तब जाकर 4 सीजन स्वॉर्डमैन टेक्निक बनती है। इसी वजह से हमारा योंगम्योंग जो था वो शुरुआत में यहाँ पर उस टेक्निक को रिलीज होते वक्त देख नहीं पाता था, लेकिन साथ ही हमारा योंगम्योंग कहता है लेकिन ऐसा नहीं है, इस टेक्निक के अंदर कुछ और भी है, इस टेक्निक के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इसके साथ सेम टेक्निक को यूज करना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर जार योंग जो होता है फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं और हमारा योंगम्योंग डायरेक्टली उसके क्लैशेस को वहां पर फेस कर रहा था, यानी उसके अटैक्स को डायरेक्टली सामने से ब्लॉक कर रहा होता है। तो डियान कैंग फैक्शन के लोग कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो स्ट्राइक लगी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अलायंस लीडर ने यहाँ पर हमारी 4 सीजन स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को डायरेक्टली ब्लॉक किया अपनी टेक्निक के साथ, यानी कि वो अपनी स्वर्ड थर्स के साथ उसको ब्लॉक कर रहे हैं। और हमारा योंगम्योंग जो होता है वो कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पर इसके स्वर्ड इंटेंट को रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कम से कम यहाँ पर इसके ट्रैजेक्टरी को देख पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी टेक्निक को काउंटर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर उसके अटैक्स को फ्रंट ऑन ब्लॉक कर रहा था, तो यहीं पर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लेता है कि अब उसे समझ आ जाती है कि उसकी स्पीड का लेवल क्या है और उसे अपनी स्पीड
स्पीड का लेवल कहाँ तक रखना है। और जहाँ पर जब दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो बहुत सारी गूंज की आवाज निकलती है और बाकी ध्यान फैंग फैक्शन के लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे कान फट जाएंगे। और मास्टर जारियोंग जो होते हैं वो तो अभी भी यहाँ पर, क्योंकि वो जियांगशी है, वो जहाँ पर सोच नहीं पा रहे होते, बस अटैक किए जा रहे होते हैं। तो हमारा योंगम्योंग फाइनली यहाँ पर 4 सीजन स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर लेता है। और एंड के ऊपर जब हमारा योंगम्योंग मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर जारियोंग की बॉडी जो होती है वो तकरीबन आधी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे होल हो जाते हैं। तो हमारा योंगम्योंग उसी टेक्निक के साथ उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है। और इसी के साथ इलियोप उसे कहते हैं कि अलायंस लीडर क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। और साथ ही वो सोच रहा था कि अभी भी यहाँ पर हमारे अलायंस लीडर ने 4 सीजन स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को यूज किया है। ये टेक्निक जो हमने यहाँ पर देखी है वही टेक्निक थी, लेकिन इस टेक्निक के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर हमारे अलायंस लीडर यानी योंगम्योंग ने इस टेक्निक को पहले से ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ पर पहली बार इसने मास्टर जारियोंग को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और इसी फाइटिंग के दौरान उसने टेक्निक को मास्टर भी किया और साथ ही मुझे लगता है कि उसे अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दिया, अपने पास उसके अंदर कुछ ऐड करके उसको पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया है। तो मास्टर योंगम्योंग अब यहाँ पर सेक्टर लीडर के सामने खड़ा होता है, जबकि वहां पर जारियोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, वरना डियांग कैंग का फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। तो मास्टर योंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर इसे कंप्लीटली खत्म करना है तो इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। पहले मुझे ऐसा ही लगता था, क्योंकि मास्टर योंगम्योंग जो है इससे पहले भी यहाँ पर जियांगशी से फाइट कर चुका है, जहाँ पर कल्ट लीडर के साथ उसकी फाइट हुई थी और वहां पर उसने कुछ जियांगशीज को मारा था। तो मास्टर योंगम्योंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो इसकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसकी सोल भी पैरिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तब से मुझे यहाँ पर कल्ट लीडर की वो पावर्स मिली है, उसकी सारी की सारी नॉलेज और उसकी सारी की सारी टेक्निक्स मिली है। तो मुझे यहाँ पर एक बात पता चली है कि अगर हम लोग यहाँ पर जियांगशी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसकी सोल जो है वो चली तो जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए रिजेंटमेंट में रहती है, यानी कि सोल डिस्ट्रॉय, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन सोल जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पा लेती है और बाद में यहाँ पर एक डीमन बन सकती है। इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर एक बॉडी को, एक जियांगशी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके गिल्ड को मिटाना होगा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश जो भी थी, जो अपने दिल में रखकर वो मर गया था, उस ख्वाहिश को हमें जानना होगा और उसे पूरा करने की कोशिश करना होगा, तो उसके बाद इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मास्टर योंगम्योंग सीधा जाकर मास्टर जारियोंग के माथे के ऊपर अपना हाथ रख लेता और कहता है कि बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश थी, मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट के पर मरने से पहले तुम्हारे कौन कौन से ग्रीवेंसेस थे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 145 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है मास्टर जारियोंग मरने से पहले क्या सोच रहे थे और उनके साथ ये सब कुछ हुआ कैसे था। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर योंगम्योंग जो होता है मास्टर जारियोंग के माइंड के अंदर घुस जाता है। तो यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि 10 साल पहले 10 साल पहले का सीन होता है, जहां पर अभी 15 दिन रहते होते हैं। ब्लैक डेथ अलायंस लीडर ने जब डियांग कैंग फैक्शन के ऊपर अटैक किया था तो उससे पहले मास्टर जारियोंग के पास 2 लेटर्स आते हैं। एक लेटर जो होता है वो एमी फैक्शन की तरफ से होता है कि एमी फैक्शन के लोग उसे बताते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरी फैक्शन के ऊपर अटैक करके उसे बर्बाद करना, हम लोग अलायंस यानी ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के खिलाफ फाइट करने के लिए जाने वाले हैं और तुम्हें हमारा साथ देने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि तुम भी राइडियस अलायंस का हिस्सा हो। जबकि दूसरा लेटर जो था वो उसके पास ब्लैक डेथ अलायंस की तरफ से आता है, यानी ब्लैक डेथ अलायंस का जो लीडर होता है वो उसे अपने पास एक लेटर भेजता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एमी फैक्शन का साथ दोगे तो फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे डियांग कैंग फैक्शन को बर्बाद करेंगे, हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे। और अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ नहीं देते, यानी कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो फिर तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, हम लोग जो है वो एमी फैक्शन को बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर तुम साथ नहीं देते तो फिर तुम्हारे सेक्टर को बर्बाद किया जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद मास्टर जारियोंग जो होते हैं वो जल्दी से वहां पर से निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद जाकर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर से इस बारे में बात करनी होगी कि हम लोग यहाँ पर अगर चूज करते हैं तो हमें एमी फैक्शन का साथ देना होगा, क्योंकि हम लोग राइडियस अलायंस के लोग हैं और हम लोग ब्लैक डेथ अलायंस लीडर का साथ नहीं दे सकते। हो सकता है कि मैं वहां पर जाकर उससे बात करके उसके साथ निगोशिएट करके उसे इस बारे में मना सकूं कि वो हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक ना करे। तो इसी के साथ ही मास्टर जारियोंग जो होते हैं वहां पर से अपनी तलवार उठाकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक यंग लड़का उनका रास्ता ब्लॉक करता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है और वहां पर रोकता है और उसे कहता है कि मुझसे फाइट करो, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम डियांग कैंग फैक्शन के एक बहुत ही लेजेंडरी मास्टर हो। तो हमारे मास्टर जारियोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी के लिए एक स्पार करूं। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। हालांकि उस लड़के के हाथ में जो तलवार थी वो बहुत ज्यादा स्लॉपी सी थी और साथ ही उसके जो स्टैंसेस थे बहुत ज्यादा खराब थे, ऐसे लगता था जैसे कि उसने अभी भी यहाँ पर तलवार उठाना सीखा है। तो ये हमारा ब्लैक डेथ अलायंस लीडर था। आज से 10 साल
पहले जब उसने तलवार उठाई और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी के का शौक रखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स को भी देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 4 सीजन स्वर्ड्समैन टेक्निक जो वो काफी ज्यादा बेहतर है और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि फाइट के दौरान मैं एक्सीडेंटली तुम्हें मारूंगा नहीं, यानी कि तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, इसलिए प्लीज मुझसे फाइट करो। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और मास्टर जारियों की फाइट उसके साथ थोड़ी देर के लिए चलती है, लेकिन उस वक्त हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो था उसकी जो तलवारबाजी के स्किल्स है वो इतने बेहतर नहीं थे, इसी वजह से उसकी तलवार भी टूट जाती है और वो वहां पर इस फाइट को हार जाता है। तो जारियों उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अभी तक 13 बार हार चुके हो, क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे? तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा मैं इस लड़के से फाइट कर रहा हूँ ये लड़का पहले से बेहतर होता जा रहा है, ये वाकई में एक जीनियस है। अगर इस लड़के को यहाँ पर ठीक तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो मुझे लगता है कि ये लड़का एक दिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कमाल का तलवारबाज बनेगा। मास्टर जारियोंग उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं था उस वक्त के वो जिसकी तारीफें कर रहे हैं वही यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है जो कि यहाँ पर उनके सेंट्रल प्लेन्स में आकर तबाही मचाने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि मास्टर तुम्हारी जो तलवारबाजी की टेक्निक्स है वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है और मुझे लगता है कि मैं जल्दी से तुम्हारी टेक्निक्स को सीखने के बाद उसके बाद मैं नामगुंग फैमिली के हेड स्वर्ड किंग को जाकर मार डालूंगा और उसे जाकर मारकर दिखाऊंगा कि मैं मेरी टेक्निक उससे ज्यादा बेहतर है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। तो ये बात सुनते ही हमारे जो मास्टर जारियोंग होते हैं उन्हें समझ आ जाते हैं कि ये कमीना लड़का कौन है। वो कहते हैं कि तुम तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हो और इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड जो होता है पीछे हटकर फिर से एक तलवार लेने लगता है ताकि वो दोबारा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मास्टर जारियोंग कहता है कि मेरे पास यही एक मौका है, मैं इस कमीने को यहीं पर मार डालता हूं और ये जो जंग होने वाली है, जो डिमोनिक वार होने वाली है वो रुक जाएगी। और जैसे ही वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ ही वहां पर सिल्वर और गोल्डन वुल्फ निकल आते हैं और दोनों वहां पर से निकलकर अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हैं, मास्टर जारियोंग की बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देते हैं, जिसके साथ ही मास्टर जारियोंग वहीं पर मर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये दोनों कहां पर से निकल कर आए, मैं तो इनकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पाया। जबकि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया, मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक्सीडेंटली नहीं मारूंगा, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं मारा, मैंने नहीं तुम्हें मारा। जबकि वो दोनों से कहता है कि प्लीज माय लॉर्ड माफ करिएगा, ये आपके ऊपर अटैक करने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसे मारना पड़ा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मैं यहाँ पर इसकी सारी टेक्निक को ग्रैस्प कर चुका हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर 4 सीजन स्वर्डमैन टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया और वैसे मुझे यहाँ पर अब इसकी जरूरत नहीं थी। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मास्टर जारियोंग कहते हैं कि मुझे अब यहाँ पर समझ आ रही है कि वहां पर क्या कुछ हुआ था और ये सारी मेमोरीज तुम्हें दिखाने के बाद अब मेरा माइंड काफी ज्यादा शांत होता जा रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसी लड़के की तरह। बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी 4 सीजन स्वर्ड्समैन टेक्निक को ना सिर्फ मास्टर किया बल्कि उसे पहले से बेहतर बना दिया है। तुमने मुझे यहाँ पर कुछ अमेजिंग दिखाया और सिर्फ इतना नहीं बल्कि तुमने यहाँ पर मेरी आत्मा को मुक्ति दिया। अब मैं जाकर अपने मास्टर ब्रदर से ऊपर जाकर मिल सकता हूँ, वो सभी लोग जिनको हीवन डीमन अलायंस लीडर ने मार दिया है। मेरे बेनिफैक्टर हो, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तुम्हारा योंगम्योंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योंगम्योंग है और मैं टैंग फैमिली का क्लैन हेड हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर नई म्यूरियम अलायंस का लीडर भी हूँ। और इसी के साथ इलियोप भी चलाकर उसे कहता है कि मास्टर ये मैं हूँ, मैं इलियोप हूँ, क्या आप मुझे देख सकते हैं? तो मास्टर उसे कहता है कि इलियोप ये तुम हो, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, 10 साल पहले तो तुम्हारी मूछें भी नहीं आती, तुम काफी ज्यादा छोटे थे, लेकिन अब मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी पूरी की पूरी डियान गैंग फैक्शन तुम्हारे जैसे हाथों के अंदर है। तुम यहाँ पर इसको अब जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हो। अब ये पूरी फैक्शन अब तुम्हारी है। अब मेरे बारे में सोचना बंद करो, अब यहाँ पर तुम्हें फैसला करना है कि डियान गैंग फैक्शन को कैसे चलाना है। और इसी के साथ ही मास्टर की बॉडी वहां पर से पैरिश हो जाती है और इसी के साथ ही मास्टर की बॉडी जो होती है पैरिश होने के साथ ही वहां पर उसे कहते हैं कि अलायंस लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो रिग्रेट जो कि मैं यहाँ पर पाल रहा था, वो रिग्रेट जो मेरी आत्मा को यहाँ पर अंदर से खा रहा था, आज वो यहाँ पर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। मैं अपनी डियान गैंग फैक्शन के लोगों को दोबारा से देख पाया और मुझे लगता है कि उन सभी लोगों ने यहाँ पर 4 सीजन स्वर्ड्समैन टेक्निक को दोबारा से मास्टर करेंगे तो मेरी जो डियान गैंग फैक्शन है वो दोबारा से यहाँ पर राइज कर पाएगी। साथ ही उनकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है। उनकी बॉडी गायब होने के बाद हमारा जो योंगम्योंग होता है वो कहता है कि मुझे जरा चेक करने दो कि बाकी के सभी लोग कैसी फाइट कर रहे हैं। तो हमारा योंगम्योंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी परसेप्शन की पावर को रिलीज करते हुए आसपास के एरिया को स्कैन करता है, जहां पर उसे दिखाई देता है कि मास्टर जान और उसकी मदर जो होते हैं वो स्वर्ड किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं मेन गेट के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ मास्टर हाकुन और मास्टर ओकजैंग जो होते हैं वो भी एक मास्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जियांगशी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और तीसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी माउंट हुआ सेक्टर लीडर और साथ में चियोंगम्योंग जो होते हैं वो भी एक बंदे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब होती है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है पता नहीं वहां पर उनका सामना किसके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो इतने विचलित दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हमारा योंगम्योंग जब वहां पर तीसरी प्रेजेंस को महसूस करता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है ये कमीना हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो भी हमारे योंगम्योंग की तरफ देख लेता है जब हमारा योंगम्योंग उसको देख रहा होता है। और इस बात से हमारे
योंगम्योंग को भी एक झटका लगता है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 146 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने वाकई में जहां पर योंगम्योंग को नोटिस कर लिया और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अभी आगे बढ़ेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 147 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो होता है जब अपनी परसेप्शन की पावर को यूज करते हुए सभी को नोटिस कर रहा था कि कौन किससे फाइट कर रहा होता है। किसी के साथ ही अलायंस लीडर जो होता है यानी हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो भी उसको नोटिस कर लेता है। तो हमारे योंगम्योंग को एक झटका लगता है। तो ड्यानकैंग फैक्शन का इलियोप उसे कहता है कि अलायंस लीडर क्या हुआ। तो हमारा योंगम्योंग सोच रहा होता है कि पहले तो मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि मेरी प्रेजेंस को कोई यहाँ पर नोटिस नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि वो कमीना जंग ह्यूग यानी कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो वही जहां पर इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो पहले हमारी फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने यहाँ पर मुझे नोटिस कर लिया, उसने मेरी प्रेजेंस को नोटिस कर लिया, तब वो यहाँ पर उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि बहुत ही जल्दी मेरा उसके साथ क्लैश होने वाला है और मेरी उससे फाइट होने वाली है। अब जबकि मैंने खुद यहाँ पर उसकी परसेप्शन की पावर को महसूस किया तो मुझे लगता है कि आज से पहले मेरा इस जैसे ओपोनेंट के साथ पहले कभी सामना नहीं हुआ। ये एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट होने वाला है और ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तुम्हारा योंगम्योंग इलियोप से कहता है कि इलियोप मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने 4th सीजन स्वर्ड्समैन की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी रखने वाला हूं और साथ ही यहाँ पर जांगशीज को हराने का तरीका भी बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी ड्यानकैंग फैक्शन को लोग यहाँ से वापस चले जाओ और वहां पर जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं उन सभी के पास जाओ, मेरी मदर के पास जाना, जाकर उनको बताना कि इन जांगशीज को कैसे हराया जाएगा, इनको कैसे मारा जाएगा। तो वो कहते हैं लेकिन आपका क्या। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन का सामना करना है क्योंकि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि यहाँ पर कोई तो है जिसकी परसेप्शन की पावर इतनी पावरफुल है कि वो मेरे तक यहाँ पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि अभी भी उन लोगों में कोई बहुत ही पावरफुल है जिससे मैं फाइट कर सकता हूं, जो मुझसे फाइट करने के लायक है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि उसने यहाँ पर मुझे नोटिस कर लिया होगा कि मैंने भी यहाँ पर उसे नोटिस कर लिया है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर वो भाग जाता है क्योंकि मैं उसे फाइट करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैं उसे भागने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी स्पीड से आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है बड़ी तेजी के साथ हमारे योंगम्योंग की तरफ भागना स्टार्ट करता और कहता है कि देखता हूँ कि मेरा सामना किससे होने वाला है, देखता हूँ किस किस्म का इंसान मेरा ओपोनेंट बनने वाला और क्या वो मुझसे फाइट करने लायक होगा भी या नहीं, क्या वो मेरी 2-3 स्ट्राइक्स को भी बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर जॉन और मदर जो होते हैं वो स्वर्ड किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। स्वर्ड किंग जो होता है वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था क्योंकि पास्ट मेमोरीज में यहाँ पर उसकी फाइट हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ ही हुई थी और उस फाइट में वो मारा गया था और मरते वक्त तो उसने कहा था कि तुम कमीने कहीं के, काश मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता। पता नहीं अब यहाँ पर ये किस दिन की बात कर रहा है, लेकिन शायद इन दोनों का पहले भी आमना सामना हो चुका है। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है कि काश मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता और आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे अगर पता होता कि तुम यहाँ पर इस तरह से वापस आओगे, आकर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर मुझे मार डालोगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं स्वर्ड किंग, मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर तलवारबाजी प्रैक्टिस करता रहा और ये लड़का जिसने अभी यहाँ पर कुछ ही साल हुए हैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया हुआ, मुझे इस तरह से नहीं मार कर जा सकता। मुझे उठना होगा, मुझे उठना होगा। और वो यहाँ पर अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे उठना होगा, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर काट इतना गहरा होता है कि वो उठ नहीं पाता। लेकिन अब यहाँ पर वो सारी की सारी रिजेंटमेंट जो होती है जो कि उसके पास्ट की है वो इस वक्त उसके जांगशी बन या वो पपेट बन चुका है, अभी भी यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर होती है। और उसी के साथ ही वो अपने आप को गुस्सा दिलाकर मास्टर जॉन के ऊपर अटैक किए जा रहा था। साथ ही मदर वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। मास्टर जॉन अपनी वाजरा बॉडी टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और बाकी सभी देखने वाले कहते हैं कैसा लगता है जैसे कि दो जायंट्स यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हों। हम लोगों ने यहाँ पर पहले इस तरह की पावर्स को महसूस नहीं किया। स्वर्ड किंग वाकई में यहाँ पर फायर राम से भी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट हैं। मदर जो होती है वो कहती है कि यहाँ पर ये फाइट मास्टर्स के बीच में हो रही है, तुम सभी लोग दूर रहो। और साथ ही अपने पास से नाइफ्स निकालकर सामने की तरफ थ्रो करती है, लेकिन मास्टर स्वर्ड किंग जो होते हैं वो नाइफ्स उसकी बॉडी के बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते। और इसी के साथ ही मास्टर जॉन जो होते हैं अपना कटा हुआ हाथ जो होता है उसके ऊपर अपनी एनर्जी के साथ एक हाथ बनाकर उसे सामने की तरफ पाम के साथ अटैक करते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से स्वर्ड किंग उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो हमारी मदर उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरा एनर्जी का हाथ भी डिस्ट्रॉय हो गया है। और इसी के साथ स्वर्ड किंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि इतनी जल्दी ये नहीं हारने वाला, यानी कि इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर जॉन उसे कहते हैं कि असल में यहाँ पर इसका एनर्जी बैरियर इतना पावरफुल है कि मैं यहाँ पर अपनी वाजरा टेक्निक के साथ भी उसको तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो यहाँ पर स्वर्ड किंग और स्वर्ड किंग की जो स्वर्ड इंटेंट की एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर रही है। तब वो अपनी तलवार को घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त उसका बैरियर थोड़ा सा कमजोर होता है। उसी
वक्त हम उसकी बॉडी को पियर्स कर सकते हैं। तो मिस टैंग उसे कहती है कि अच्छा तुमने कहा कि यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए इसकी जो एनर्जी है, इनका एनर्जी बैरियर जो है वो टूट जाता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक को यूज करके इसको डैमेज कर सकती हूँ। तो मास्टर जॉन उसे कहते हैं कि वाकई में तुम्हारे पास कोई मेथड है? तो मदर उसे कहती है कि हाँ मेरे पास एक मेथड है, मैंने आज से पहले से कॉम्बैट में कभी यूज नहीं किया, मैंने इसे 2 बार प्रैक्टिस किया है क्योंकि ये एक नई टेक्निक है जिसको मैं मास्टर कर रही थी और मुझे लगता है कि मैं इस टेक्निक के साथ उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को भी तोड़ सकती हूँ और उसके ऊपर अटैक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। क्या तुम मुझे यहाँ पर इतना टाइम दे सकते हो कि मैं अपनी टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर सकूं? तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि हाँ अगर तुम कहती हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन ये पुअर मॉन्क तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम दे सकता है, यानी कुछ सेकंड्स के भी कुछ 10वें हिस्से का ही टाइम दे सकता है। क्या तुम इतने समय में ये कर लोगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं इतने क्षणों में कर लूंगी, मेरे लिए यहाँ पर ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर अगर टेक्निक को ठीक तरह से रिलीज कर पाई तो फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर अटैक कर सकती हूँ। तो मास्टर जॉन कहता है तो मुझे समझ आ गई, ठीक है मैं जाकर तुम्हारे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करता हूँ और तुम्हें इसके ऊपर आखिरी बार करना होगा। और मास्टर जॉन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं प्लीज माफ करना स्वर्ड किंग, लेकिन अब यहाँ पर ये मॉन्क जो है वो तुम्हें हराने वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस भी आ रहा है। कभी यहाँ पर तुम म्यूरम अलायंस में सबसे ज्यादा महान हुआ करते थे, तुम्हें स्वर्ड किंग कहा जाता था क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर तुम डिमोनिक फैक्शन के गुलाम बन चुके हो, तुम एक पपेट बन चुके हो और तुम यहाँ पर अपने लोगों को मार रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना पड़ेगा। और जब बुद्धा का काम है कि तुम्हारे जैसे डीमंस को पैरिश करना, और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने के लिए नहीं या फिर तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए है कि तुम यहाँ पर जो बुरे काम कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हारे जो पिछले किए हुए काम थे उन कर्मों के ऊपर कोई दाग ना लगे। इसी के साथ ही मास्टर जॉन जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपनी स्पेशल वाजरा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि बुद्धा की पावर क्या होती है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 147 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर कोई ओपनिंग क्रिएट करके स्वर्ड किंग को हरा पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जो मंक होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और एक बहुत ही स्पेशल स्किल जिसका नाम तथगाता प्रार्थना स्किल होता है उसको यूज करने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारे जो स्वर्ड सेंट होते हैं वो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्किल जिसका नाम अजूर स्काई बाउंडलेस स्वर्ड टेक्निक होता है उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। दोनों की पावर्स जो होती है वो काफी हद तक एक दूसरे से मैच कर रही होती है, लेकिन स्वर्ड किंग जो होती है उसकी जो स्वर्ड इंटेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसी के साथ ही दोनों जो होते हैं सेम टाइम के ऊपर जंप करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी पावर्स को टकराते हैं। तो हमारे मास्टर जॉन जो है वो तो अपने पंच को रिलीज करते हैं और सामने की तरफ अपने बाजू को करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, जबकि स्वर्ड किंग जो होते हैं वो अपनी तलवार उसके ऊपर मारते हैं। तो हमारे जो मास्टर जॉन जो होते हैं उन्होंने अपनी अपनी स्पेशल वाजरा बॉडी को एक्टिवेट किया होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी गिर्द एक इंडिस्ट्रक्टेबल शील्ड होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मास्टर जॉन कहता है कि लास्ट में मेरी ये टेक्निक जो थी यानी मेरी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी टेक्निक जो थी इसे अलायंस लीडर योंग म्योंग ने तोड़ा था और अब मुझे लगता है कि ये टेक्निक यहाँ पर टूटने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्ड किंग की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी एनर्जी जो है मेरी शील्ड को पियर्स करती जा रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर इसको रोक कर रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नैमगुंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक एम्परर स्वर्ड टेक्निक जो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और इसका लेवल जो है वो शाओलिन की फाउंडेशन मार्शल आर्ट से ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही हमारे जो जॉन होते हैं उनकी बाजू के अंदर तलवार धंस जाती है, यानी कि वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि इसने तो यहाँ पर मेरे बाजू के अंदर तलवार धंसा दी। तो जैसे ही वो तलवार जो होती है उसकी वाजरा बॉडी के अंदर घुस जाती है तो वो कहते हैं कि मेरी शील्ड टूटने वाली है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो मेरी शील्ड टूट जाएगी। और वो तलवार जो होती है उनके बाजू के साथ लगते हुए सीधी उनके कंधे के अंदर जाकर धंस जाती है। तो जब वो तलवार उनके कंधे और बाजू के अंदर धंस जाती है तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर जो होता है उसे नीचे की तरफ दबा देता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से मास्टर जॉन जो होते हैं वहीं पर घुटने टेक देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्वर्ड किंग जो होता है अपनी तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बाहर भी नहीं निकल रही और इससे ज्यादा अंदर भी नहीं जा रही। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम कंफ्यूज हो गए हो? मैंने यहाँ पर जिस इंडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी टेक्निक को यूज किया है इसकी खासियत यह है कि ना तो तुम यहाँ पर इसके अंदर अपनी तलवार को भेज सकते हो, लेकिन अगर तुमने भेज लिया तुम उसे वापस नहीं खींच सकते। अब तुम यहाँ पर बाइंड हो चुके हो, अब तुम अगर यहाँ पर इस टेक्निक से निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवार को छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही वो चलाकर कहते हैं कि मिस अलायंस लीडर यहाँ पर तुम्हारी बारी है, जल्दी से आओ और आकर अटैक करो, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ओपनिंग दे दी है। यहाँ पर हमारी मदर जो होती है वो सोच रही होती है, अपनी बैकग्राउंड का एक सीन दिखाती है जहाँ पर माँ योंग म्योंग जो होता है उसे बता रहा होता है कि उस रेन टेक्निक के बारे में बता रहा होता है
कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है हमारी फैमिली की, जो कि हमारे एल्डर यूज किया करते थे, जिसे माइरेड हीवंस फ्लावर रेन टेक्निक कहा जाता है। लेकिन ये वाली टेक्निक जो है उसे सीखने के लिए वो 3 प्रिंसिपल्स उसे बताता है कि इसके लिए यहाँ पर तुम्हें 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एक ब्रेकिंग है, दूसरा स्कैटरिंग है और तीसरा स्ट्राइक है। और इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस टेक्निक को परफॉर्म किया जा सकता है। हमारे योंगम्योंग ने तो इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, लेकिन मदर जो है फिलहाल के लिए उसे इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया हुआ। तो वो कहती है मैं जहाँ पर इन तीन प्रिंसिपल्स को कब से मास्टर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इन तीनों के साथ में जहाँ पर इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। सिर्फ और सिर्फ इमिटेट करने से यहाँ पर माइरेड रेन टेक्निक जो है उसे परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टेक्निक जो है ये वैसी टेक्निक है जैसी कि बाकी की सभी टेक्निक्स है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसके पैटर्न को समझ लिया तो फिर मेरे लिए इस टेक्निक को परफॉर्म करना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इमिटेट कर रही हूँ यानी कि उस टेक्निक की कॉपी कर रही हूँ, तो कॉपी करने से ज्यादा बेहतर है कि मैं कोई अपनी नई टेक्निक बना लूँ। यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल्स तो पूरे हैं, मुझे तीनों रूल्स के बारे में पता है कि मुझे क्या करना है, तो उसके साथ में जहाँ पर अगर एक नई टेक्निक आ लेती हूँ तो उस टेक्निक के साथ मेरे लिए अटैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवारों को उठाती है और वहीं पर जैसे जैसे वो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं कि अपनी जो अपनी एनर्जी है उसको लिफ्ट करना है या फिर स्कैटर करना है या फिर स्ट्राइक करना है, तो उन तीनों के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और इसी के साथ ही वो कहते हैं तो ये मेरी एक नई टेक्निक होने वाली है। और वो एक टॉर्नेडो की शेप में वहां पर घूमना शुरू कर देती है। अपने दोनों ब्लेड्स के साथ वो बड़ी तेजी के साथ घूमना स्टार्ट करती है और उस टेक्निक को फ्लाइंग कटिंग व्हिरलपूल डांस कहती है। तो वो कहती है कि ये एक बहुत ही खास टेक्निक होगी और वो सामने की तरफ टॉर्नेडो की तरह घूमती हुई मास्टर स्वर्ड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और स्वर्ड किंग जो होता है वो अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करना चाहता है, लेकिन तलवार जो है वो मास्टर जॉन की बॉडी के अंदर दंसी हुई है और वहां पर से निकल नहीं रही। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखना शुरू करता है। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर यही सोच रहे हो ना कि तुम यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करोगे, लेकिन तुम्हारे पास तलवार नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अटैक को ब्लॉक करना चाहते हो तो बिना तलवार के ब्लॉक करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो तलवार को अपने दूसरे हाथ के साथ लॉक कर लेते हैं ताकि वो तलवार जो है उसके हाथ से छूट जाए। तो उसे कहते हैं तो अभी यहाँ पर सरेंडर करो या फिर बिना तलवार के उस अटैक को ब्लॉक करो। तो स्वर्ड किंग उस तलवार को छोड़ देता है और इसी के साथ ही वो सामने से आने वाले अटैक को अपने हाथों के साथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और उसकी बॉडी के ऊपर उसकी शील्ड होती है जो कि वहां पर उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। लेकिन योंगम्योंग की मदर जो होती है वो कहती है कि मुझे बस यहाँ पर अपने आप को इस तरह तेजी के साथ घुमाना होगा, मेरा ब्लेड जो है इसकी बॉडी को इस तरह से काटेगा ताकि मैं अपने दुश्मन की बॉडी के आर पार हो जाऊं। बिल्कुल एक टॉर्नेडो की तरह एक सेंटर पॉइंट के ऊपर से फोकस करते हुए उसके आर पार हो जाऊंगी। और वहीं पर वो जोरदार चीख मारती है। तो इसी के साथ ही वो स्वर्ड किंग की बॉडी के आर पार हो जाती है और स्वर्ड किंग की बॉडी जो होती है वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो योंगम्योंग की मदर ने वहां पर इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लिया और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्वर्ड किंग को एंड भी कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 148 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में स्वर्ड किंग यहाँ पर इतनी आसानी से मर गया या फिर स्वर्ड किंग अभी जिंदा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 149 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस टैंग जो होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर हमारे स्वर्ड गार्ड के ऊपर अटैक करती हैं। तो नामकुंग फैमिली का स्वर्ड गार्ड जो होता है उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद वहां पर उसकी आधी बॉडी जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमारे मास्टर जॉन जो होते हैं वहां पर सोच रहे होता है कि ये अटैक वाकई में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट था। हालांकि मिस टैंग जो है उनकी पावर लेवल हमारे अलायंस लीडर की पावर लेवल के बराबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर हमारे स्वर्ड गार्ड को इतना बड़ा डैमेज पहुंचा दिया है कि मुझे लगता है कि इतना काफी है। अब यहाँ पर स्वर्ड गार्ड कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी के साथ स्वर्ड गार्ड जो होता है फिर से वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगा देता है। इस बात से मास्टर जॉन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है। उसकी आधी बॉडी कट चुकी है, एक बाजू के साथ साथ उसकी आधा सर भी कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर अटैक कैसे कर पा रहा है। और इसी के साथ ही मिस टैंग की तरफ वो अटैक होता है और मास्टर जॉन जो होता है वो साइड के ऊपर होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये इस हालत में भी यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो मिस टैंग कहती है कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी को यूज कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अब और ज्यादा इनर पावर को यूज करके इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब यह है क्या मुझे यहाँ पर मरना पड़ेगा। और मास्टर जॉन भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि मैं समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा और उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक है, लेकिन जैसे ही वहां पर स्वर्ड गार्ड अटैक करते हैं तो वो अटैक ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर 3 लोग आ जाते हैं। तीनों स्क्वाड्रन के 3 लीडर्स वहां पर आते हैं और आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। मिस टैंग कहते हैं कि कैप्टन गाई जोन, इवन कैप्टन वू जिन और सेक्शन लीडर मोजोंग, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तीनों यहाँ पर फायर आर्म के एक्सपर्ट्स नहीं है, इसी वजह से उनकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद तीनों लोगों ने यहाँ पर मिलकर स्वर्ड गार्ड के अटैक को ब्लॉक कर लिया, जो कि इस वक्त अपनी फायर आर्म की पीक पर है। तो मिस टैंग कहते हैं कि तीनों यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली के बहुत ही वफादार लोग हैं, जो अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। स्वर्ड गार्ड की एनर्जी इनकी पावर को पियर्स करेगी और साथ ही यहाँ पर स्वर्ड गार्ड का ऑरा इतना ज्यादा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसके बावजूद अगर ये लोग यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं तो ज्यादा देर तक नहीं, ये लोग
लोग मारे जाएंगे, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी के साथ ही स्वर्ड गार्ड जो होता है वहां पर उन्हें पीछे की तरफ झटकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसके बाजू के ऊपर अटैक होता है और उसके हाथ से वहां पर तलवार छूट जाती है। तो वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर एक मास्टर खड़ा होता है अपनी स्वर्ड टेक्निक के साथ, वो 4 सीजन स्वर्ड टेक्निक को यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। असल में ये मास्टर इल हियोब होते हैं, तो वो कहते हैं कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम के ऊपर पहुंच आया। और जब वहां पर उसके हाथ के ऊपर अटैक करते हैं, इतनी देर में मास्टर जॉन जो होते हैं उन्होंने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया होता है और अपने हाथ में अपनी वाजरा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर आकर जबरदस्त अटैक करते हैं और साथ ही अपनी बुद्धिस्ट एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करते हैं ताकि उसके मन को शांत किया जा सके। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में डालकर उसकी आत्मा को शांति देने के लिए वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और कहते हैं प्लीज सर माफ करिएगा, आप जैसा एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जिसने यहाँ पर इस म्यूरियम वर्ल्ड में अपने आप को स्वर्ड गार्ड का टाइटल दिलवाया, हम लोग उसे यहाँ पर इस तरह से इंसल्टेड होते हुए नहीं देख सकते। आपकी आत्मा को अब यहाँ पर से इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर बात करते हुए कहता है कि मुझे उस कमीने को मारना होगा। स्वर्ड किंग वहां पर बात कर रहे होता है क्योंकि ये उनकी रिजेंटमेंट होती है, क्योंकि हमारे हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उसे मारा था, इसी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करते वक्त वहां पर अपने आखिरी अल्फाज यही कह रहे थे कि इस कमीने को मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। तो इसी के साथ ही मास्टर जॉन उसे कहते हैं सर माफ करिएगा, लेकिन आप अपनी फाइट को हार चुके हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, आपके दोबारा जिंदा होने से फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एरा खत्म हो चुका है। आपके मरने के बाद यहाँ पर कोई बहुत ही महान मास्टर्स आए थे जिनमें ब्लैक डेथ अलायंस लीडर, उसके बाद यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो कि हमारी एरा से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और अब यहाँ पर अब जैसे महान मास्टर के चले जाने के बाद अभी भी यहाँ पर इस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए कोई जिंदा है जो कि टैंक फैमिली का यंग मास्टर है, वो यहाँ पर बैलेंस बनाएगा। और मुझे लगता है कि दुनिया को अब आपकी जरूरत नहीं रही, अब आपको यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तलवार को छोड़ नहीं पाया। मुझे पता है कि यही वो एनर्जी है, यही वो नफरत है जो मुझे यहाँ पर जिंदा रखे हुए थी, यानी कि एक जियांशी बनने के बाद भी मैं अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर अपनी आत्मा को शांति नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद शांति मिल रही है कि हमारी म्यूरियम अलायंस को यहाँ पर बचाने के लिए कोई है जो कि हमारी म्यूरियम अलायंस को जिंदा रख सकता है, जो इन दुश्मनों को मार सकता है, उस हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को मार सकता है। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मेरे जैसा एक महान मास्टर इस वक्त इस हालत में है। मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि मेरे जैसा एक महान मास्टर तारीख में जहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा कि मैं एक जियांशी बनने के बाद अपने लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार डाला। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपने खुद से तो नहीं किया। और साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर से चले जाना चाहिए और बहुत ही जल्दी ये बुढ़ा मॉन्क आपके पीछे जरूर आएगा और वहां पर हीवन में आकर आपको बाकी की सारी बात बताएगा कि इस फाइट का अंत कैसे हुआ था। तो फाइट खत्म होने के बाद मास्टर इलियोप से पूछते हैं कि अब तुम कौन हो। तो इलियोप उन्हें अपने बारे में बताता है, कहता है कि मैंने आज ही यहाँ पर आपकी अलायंस को ज्वाइन किया था और आज ही यहाँ पर अटैक हो गया। मेरा नाम इलियोप है और मैं यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ यंग मास्टर के साथ गया था हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की तरफ, लेकिन रास्ते में उन्होंने यहाँ पर एक जियांशी को हराया जो कि हमारी सेक्टर का मास्टर था और उसे हराने के बाद उन्हें हमें वापस भेज दिया। उन्होंने यहाँ पर वापस भेजा कि ताकि आपको बताया जा सके कि इन जियांशीज को कैसे हराया जाता है। मैं अभी आपको बताने वाला था, लेकिन आपने अपनी प्योर बुद्धा की एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को प्योरीफाई कर दिया। इन जियांशी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनकी बॉडी के अंदर अपनी प्योरीफाइंग एनर्जी को डालकर इनको प्योरीफाई किया जाए, या फिर दूसरा तरीका ब्रूटल है जिसमें इनका पूरे का पूरा सर उड़ा दिया जाए और इनके मैडियन पॉइंट्स और इनके डेंडियन पॉइंट्स को बर्बाद कर दिया जाए। तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक साथ हिट करना होगा जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपने तो अपनी साइड के ऊपर इनको हरा लिया है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल बड़ा होगा क्योंकि वहां पर उनके पास ये एनर्जी नहीं होने वाली। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंट हुआ सेक्टर लीडर का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर जोंगनैन उनके सामने अपीयर होते हैं। तो इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। स्पेशली हमारा चियोन म्योंग जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जरा देखो तो सही, एक मुर्दा आदमी जो हमारे सामने आकर खड़ा है वो जोंगनैन सेक्टर का पैट्रियार्च है। जोंगनैन सेक्टर का पैट्रियार्च जो था वो एक पावरफुल इंसान था, लेकिन मरने के बाद उसकी पावर लेवल्स पहले से ज्यादा कैसे बढ़ गई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसे हराना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मास्टर माउंट हुआ सेक्टर लीडर पहले उसे हरा चुकी है, तो वो यहाँ पर बड़ी आसानी से उसे हरा देंगी। तो चियोन म्योंग जब वहां पर ये सोच रहा होता है कि उसकी मास्टर जो है उसके स्किल्स इस मास्टर से ज्यादा है, मास्टर जोंगनैन से, और वो उसे हरा सकती है, तो इसी के साथ ही उसकी मास्टर उसे कहती है नहीं बच्चे, तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं मास्टर जोंगनैन को हरा सकती हूँ तो ये गलत है। मास्टर जोंगनैन इस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो कि उन्हें ऑफेंस और डिफेंस दोनों की पावर्स देती है। वो यहाँ पर अटैक को ब्लॉक भी कर सकते हैं और अटैक कर भी सकते हैं, जिसकी वजह से एक हाई क्लास की फॉर्मेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाती है। मास्टर जोंगनैन शुरुआत से एक बहुत ही पावरफुल इंसान था और ये बात बहुत ज्यादा फेमस हो गई कि मैं यहाँ पर इसको हरा चुकी हूँ, लेकिन असल में यहाँ पर बात की जाए इनके स्किल की तो मुझे लगता है कि इनकी तलवारबाजी के स्किल को बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चियोंग म्योंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो पहले से हरा चुके हैं। तो वो से कहते हैं ये सारे के सारे रूमर्स कब स्टार्ट हुए थे, काफी साल पहले जब शुरुआत में
में हम दोनों डिसाइपल्स हुआ करते थे। उस वक्त मैं इससे फाइट में हार गई थी। जब मैं पहली बार इससे फाइट में हार गई तो पूरे सेक्टर में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी। हालांकि इनके सेक्टर में भी सभी लोग जहां पर मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं जहां पर स्किल्स के मामले में जहां पर मास्टर जोंगनैन से हार गई। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैं जहां पर मास्टर जोंगनैन को हरा सकूं। लेकिन तुम्हें भी पता होगा कि हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन था, कुछ फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन ने मुझे अपनी फाइट को जीतने दिया था। लेकिन असल बात यह है कि मैं जहां पर इसकी स्वर्ड स्किल को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती, चाहे मैं जहां पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं। अगर मास्टर जोंगनैन खुद से यहां पर हारना ना चाहे तो फिर इनके इस स्वर्ड फॉर्मेशन स्किल को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ये एक जियांगशी बन चुका है। इसे यहाँ पर कोई भी फीलिंग्स याद नहीं है, इसे यहाँ पर ये भी नहीं पता कि ये कौन है और क्यों कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इसके स्किल को हराना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किलिंग मशीन के साथ फाइट करना है। किलिंग मशीन जिसे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि सामने वाले को मारना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसकी आत्मा को शांति दिलवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वो मास्टर जोंगनैन से कहते हैं, तो जोंगनैन काफी अरसा हो गया हम दोनों को एक दूसरे से फाइट किए हुए, तो मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर हमें किस्मत ने दूसरा मौका दिया है एक दूसरे से फाइट करने का। तो क्या हम लोग यहाँ पर अपने पुराने समय को वापस लेकर आए और एक दूसरे से स्पार करें। तो यहाँ पर एपिसोड 149 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वहां पर मास्टर जोंगनैन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है और वो च्योंगम्योंग को बता रही होती है कि इसने यहाँ पर 36 फॉर्मेशन वाली एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है, जिसको तोड़ना नामुमकिन है। यानी कि ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप की होती है। लेकिन वो यहाँ पर उसको हराने के लिए नहीं बल्कि उसको यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करती है ताकि उसे कुछ याद दिलाया जा सके। इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है और उसके ऊपर अटैक करती है। तो जब वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है तो मास्टर जोंगनैन जो होता है, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वो एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी भी एंगल से आकर उसके ऊपर अटैक कर ले, मास्टर जोंगनैन वहां पर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि जब तक वो उसकी रेंज में और उसके करीब है तब तक वो हर एक चीज को सेंस कर सकते हैं। तो मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर उसके आसपास घूम रही होती है। वहां पर बस उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाई जा रही होती है। वो एक साइड से आती है स्ट्राइक लगाती है, दूसरी साइड से आती है स्ट्राइक लगाती है। यानी कि वो अपनी स्पीड को इतना तेज कर लेती है कि बार बार वहां पर स्ट्राइक्स लगाती है। जब वो इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स लगाती हैं तो मां च्योंगम्योंग साइड के ऊपर सब देख रहा होता है और कहता है, जबकि मास्टर ने खुद ही मुझे ये बात बताई थी कि उनकी जो स्पेशल आर्ट है वो यहाँ पर इस स्पेशल फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगी। मास्टर जोंगनैन की जो 36 लेवल वाली फॉर्मेशन है वो बहुत ही पावरफुल है, चाहे मास्टर कितनी बार उसके ऊपर अटैक कर ले वो उसकी फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकती। तो फिर मास्टर यहाँ पर बेकार में अपना स्टेमिना जाया क्यों कर रही है, वो उसके ऊपर अटैक क्यों कर रही है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर रुको मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ वहां पर कुछ पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देती है जो कि वहां पर जहां पर भी वो अटैक करती है, यानी मास्टर माउंट हुआ सेक्टर लीडर जहां पर भी अटैक करती है वहां पर वो एनर्जी स्लैश उसे नजर आती है और कहती है, मुझे लगता है कि मास्टर जानबूझकर यहां पर उसके ऊपर ये वाले अटैक्स कर रही है ताकि वो ग्राउंड के ऊपर ये एनर्जी छोड़ सके, और मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। और इसी के साथ ही हमारा सीन जो होता है वहां पर से पास में जाता है जहां पर मास्टर जोंगनैन जो होते हैं वो भी यंग थे, यानी कि दोनों को जब पहली बार यहां पर मिले थे उस वक्त इन्हें दोनों को फिनिक्स और ड्रैगन कहा जाता था। दोनों ही काफी ज्यादा स्पेशल थे और अपने सेक्टर के सेक्टर लीडर बनने के लिए सक्सेसर चूज किए गए थे और उस वक्त भी उन लोगों की फाइट हुई थी। उस वक्त भी जहां पर जोंगनैन ने अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था 36 लेवल वाली, और हमारी मिस योन जो थी उसके ऊपर अटैक कर रही थी। हालांकि वहां पर सभी एल्डर्स बैठे हुए थे, इतने सारे एल्डर्स के बैठे होने के बावजूद भी वहां पर हमारा जोंगनैन जो है, क्योंकि उसे पहली नजर में हमारी योन से प्यार हो गया था, यानी कि हमारी मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर से प्यार हो गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ बहुत ही नरमी बरत रहा था और उसे अपनी फॉर्मेशन की कुछ खामियां बता रहा था कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जा सकता है या फिर इस फॉर्मेशन को कैसे यहाँ पर तुम कमजोर कर सकती हो। लेकिन असल में उस फॉर्मेशन की कोई कमजोरी है नहीं, उस फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ शेयर पावर से ही तोड़ा जा सकता है और वो यहाँ पर हमारी माउंट हुआ सेक्टर लीडर के पास है नहीं है। तो मास्टर जोंगनैन जो होते हैं वहां पर अपनी पास मेमोरीज की झलकियां देख रहे होते हैं, उन्हें यहाँ पर याद आता है और उसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखते और कहता है कि ये क्या तुम्हारा चेहरा यहाँ पर इस तरह से उदास क्यों है, तुम यहाँ पर इस तरह के चेहरे के साथ यहाँ पर रो क्यों रही हो। तो उसी के साथ उन्हें थोड़ी देर के लिए वहां पर झटका लगता है क्योंकि वहां पर अपनी थोड़ी सी मेमोरीज याद आती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हमारी सेक्टर लीडर योन जो होती है वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाती है। च्योंगम्योंग से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं, आप वहां पर इस तरह से अटैक कर रही थी जबकि आपको पता है कि आपके अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। आपने इतने ज्यादा अटैक्स किए लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा, यानी कि आपने जहां पर डायरेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं डाला। आपने तो कहा था कि ये 36 लेवल वाली फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल है। तो इसी के साथ ही मिस योन से कहते हैं कि हाँ मैंने जहां पर तुम्हें कहा था कि इस मेरी तलवारबाजी की टेक्निक के साथ उसकी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जरा गौर से देखो मैं जहां पर उसकी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैंने अभी भी जहां पर जिस स्पेशल टेक्निक के साथ मास्टर जोंगनैन के ऊपर अटैक
अटैक किया है वो एक बहुत ही खास टेक्निक थी, हमारी माउंट वार सेक्टर की एक बहुत ही खास टेक्निक, जिस टेक्निक के साथ हम लोग यहाँ पर किसी की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते लेकिन हम लोग उसके दिल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर ये टेक्निक को ठीक से परफॉर्म किया तो मुझे लगता है कि मास्टर ज़ोंगनियन की मेमोरीज उसे वापस मिल जाएंगी, और जब उसे उसकी मेमोरीज और साथ में उसकी यादें से वापस मिलेंगी तो वो हो सकता है कि हमारे पर अटैक ना करे। हालांकि वो जियांगशी है लेकिन इसके बावजूद जब वो हमें याद करेगा तो वो रुक जाएगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इसी के साथ ही उसे कहते जरा ग्राउंड के ऊपर देख, तो उसने ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाई होती हैं, ये सारी की सारी स्ट्राइक्स जो होती है एक फॉर्मेशन के लिए होती हैं। तो जैसे ही वो उसे कहते हैं कि ये एक फॉर्मेशन है और उसके अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और मास्टर ज़ोंगनियन की पूरी बॉडी जो होती है उस फॉर्मेशन के साथ वहां पर कवर हो जाती है। तो मास्टर जियोन कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर इसलिए डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर हाकशू की बॉडी को स्वर्ड एनर्जी के साथ कवर करना चाहती थी। मैं पहले भी इस टेक्निक को यूज कर चुकी हूँ, पहली बार मैंने यहाँ पर इस टेक्निक के साथ उसकी 36 फॉर्मेशन वाली स्वर्ड टेक्निक को तोड़ा था और मुझे लगता है कि इस टेक्निक को देखने के बाद उसे मैं याद आ जाऊंगी। तो चोंग म्योंग कहता है कि ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने इस टेक्निक को पहले भी यहाँ पर देखा है। इसे प्लम ब्लॉसम स्वर्ड टेक्निक एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है। तो जब वो फ्लॉ देख लेता है तो मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लॉ छोड़ दिया, वहां पर एक छोटी सी लाइन होती है जिसके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, यानी कि उसे वो कवर नहीं कर पाती। तो वो उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर क्या हो गया, आपने यहाँ पर वो एक छोटा सा स्पेस क्यों छोड़ दिया है। तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की, मैंने यहाँ पर वो स्पेस जानबूझकर छोड़ा है। और इसी के साथ ही मास्टर ज़ोंगनियन जो होता है जब वो स्पेस की तरफ देखता है और स्पेस के अंदर से हमारी मास्टर की तरफ देखता है और वहां पर स्ट्राइक लगाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है ताकि उस एनर्जी वाली शील्ड को वहां पर से तोड़ा जा सके। तो चोंग म्योंग कहता है कि मास्टर आपने यहाँ पर वाकई में गलती कर दी है, आपको वो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। जबकि हमारी मास्टर जियोन से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो गैप मैंने जानबूझकर छोड़ा था, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने खुद उस गैप को वहां पर छोड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस हाकशू की बॉडी के अंदर जरा सा भी उसकी सोल का हिस्सा कोई बाकी है तो वो उन सारी मेमोरीज को याद कर लेगा, जो मेमोरीज हमने एक साथ गुजारी हैं, वो सारे पल जो हमने एक दूसरे से अलग गुजारे, जो एक दूसरे के साथ गुजारे, वो सब कुछ वो याद कर लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब मास्टर हाकशू यानी मास्टर ज़ोंगनियन जो होते हैं सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाते हैं और वो सेम उसी टेक्निक को पहले भी वो याद आ जाती है और कि पहले भी एक बार हमारी जियोन ने उसी टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक किया था। तो इसी के साथ ही हमारी मिस जियोन जो होते हैं उसे कहती है कि हाकशू अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुम पहले भी सिचुएशन में पड़ चुके हो। तो हमारा चोंग म्योंग कहता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर ऐसा होगा, इसे यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स के साथ दोबारा से जिंदा किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ मेमोरीज बची है, जहाँ पर इसके अंदर कोई आत्मा बची है। तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि बीच में मत बोलो, तुम बस यहाँ पर खामोश रहो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे यहाँ पर इसे किसी डिमोनिक कार्ड के साथ दोबारा से जिंदा क्यों ना किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हाकशू यहाँ पर उसके अंदर मौजूद है और वो जब यहाँ पर मेरी तरफ देखेगा, इस फॉर्मेशन को ठीक तरह से याद करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 150 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई मास्टर हाकशू जो है वो इसकी वजह से उसे कुछ याद आ जाएगा और क्या वो यहाँ पर इनके पर अटैक करना छोड़ देगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो ब्लीडिंग फेट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियोन वहां पर पूरी कोशिश कर रही होती है कि हाकशू जो है वो वहां पर होश में आ जाए और उसे वहां पर उसकी मेमोरीज याद आ जाएं। तो इसी के साथ ही जब मास्टर हाकशू से वो कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, तो मास्टर हाकशू को भी वहां पर एक झटका लगता है और वो अपनी पास की मेमोरीज को याद करते हैं कि पास में भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है, उसके साथ यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, मिस जियोन ने इसी तरह उसके ऊपर अटैक किया था और वो सोच रहा था कि लेकिन ये सब कुछ तो वहां पर पहली बार हुआ था जब हम लोग पहली बार अटैक कर रहे थे, पहली बार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जब हमें यहाँ पर फिनिक्स और ड्रैगन कहा जाता था, जब हम लोग छोटे थे। पहली बार जब मैंने इसको देखा था उसी वक्त मुझे इससे प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त तो आसपास बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे लोग थे, हम लोग अपने सेक्टर के अंदर थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ अलग है, इस वक्त तो यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है और मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर इस जगह के पर क्यों हूँ। इस वक्त मुझे ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तो बहुत अरसा पहले गुजर चुका है। और साथ ही वो सामने की तरफ देखता है, वहां पर मिस जियोन दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। तो वो कहता है कि जियोन तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों रो रही हो, मुझे याद है कि तुम ही मेरी जियोन हो। और इसी के साथ वो सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। तो मास्टर हाकशू वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो मिस जियोन जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी बॉडी के अंदर आकर तलवार तनसा देती है और उसे कहती है कि अब बस करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे हिट क्यों करने दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वाकई में सब कुछ याद आ गया, इसी वजह से तुमने यहाँ पर मुझे हिट करने दिया, वरना तुम अपनी फॉर्मेशन के साथ एक पपेट की तरह यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। और साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम उस जगह के ऊपर मेरी वजह से क्यों मारे
देख गए। जब उस हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने अटैक किया उस वक्त तुम मेरे सामने क्यों आकर खड़े हो गए? क्योंकि उसका टारगेट मैं थी, वो मुझे मारना चाहता था। उस वक्त तुम सामने क्यों आकर खड़े हुए थे? तो मास्टर हाकशू इसी के साथ से अपने गले से लगा लेते हैं और वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मरने के बाद भी मैं जहां पर तुम्हारे पर बोझ बन गया हूं। जब तक मैं जिंदा था तब तक मैंने जहां पर तुम्हें सारी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख दिया। हालांकि हम दोनों के एक छोटे से झगड़े या गलतफहमी की वजह से हम दोनों अलग हुए और बुढ़े होने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन मैं जहां पर मरने के बाद एक जिंदा लाश बन चुका था और तुमने जहां पर मुझे फिर से ढूंढ निकाला। तुमने जहां पर मेरे अंदर जहां पर दोबारा से वो सारी फीलिंग्स जगा दी जो कभी यहां पर दोबारा से नहीं हो सकती थी। मैं जहां पर पता नहीं कितने लोगों को मार डालता, लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने जहां पर मेरे दर्द और मेरे दुख को खत्म कर दिया। अब जहां पर खुश हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां पर दोबारा तुम्हें देख पाया, तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया और मैं दोबारा तुमसे यहाँ पर बात कर पाया कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस जॉन उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को मार डालूंगी। जिसने तुम्हें मारा था मैं उससे बदला ले लूंगी और उसके बाद जब यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग सेफ हो जाएंगे, मैं तुमसे मिलने के लिए ऊपर आऊंगी, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरी दुनिया में भी तुम जाकर अकेले रहो। और इसी के साथ ही मास्टर हाकशू मुस्कुराते हैं, वहां पर उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद मां च्योंगम्योंग उसे कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ पर अभी बाकी के लोगों को भी जाकर निमंडा होगा इससे पहले कि यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड खुद आ जाए। और इसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है? तो उन्हें साइड के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का धमाका महसूस होता है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्ज निकलता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, लगता है कोई मॉन्स्टर वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे हो सकती है? ये तो यहाँ पर फायर राम से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और इसका डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब यह है कि करीब ही कोई अटैक कर रहा है, लगता है कि ये हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। तो वहीं का सीन दिखाते हैं जहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हमारा च्योंगम्योंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जब तलवार टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर हाकून और मास्टर ओकजैंग का दिखाया जाता है कि मास्टर ओक और मास्टर हाक जो होते हैं वो दोनों वहां पर जिस जियांगशी से फाइट कर रहे होते हैं वो एक लड़की होती है और वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को यूज कर रही होती है, एक खास किस्म की टेक्निक जिसके बारे में वो जानते नहीं है। शायद टेक्निक को पहचानते हैं लेकिन इस औरत को नहीं पहचानते। तो वो लड़की जो होती है अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है, तो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होती है। मास्टर हाकून कहते हैं कि ये किस किस्म की स्ट्राइक्स लगा रही है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मुझे लगता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले किसी जगह के ऊपर देखा हुआ है और साथ ही मैं इस तलवार को भी पहचानता हूँ। इवल फैक्शन के लोगों के पास इस तरह की टेक्निक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टेक्निक को मैंने राइटियस अलायंस में कहीं पर देखा था। और इसी के साथ ही मास्टर ज्योतिया फिर से वहां पर जंप करते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो इस बार मास्टर हाकून जो होते हैं वहां पर उसकी टेक्निक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं ये लाइट मूवमेंट्स वर्ड टेक्निक ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और साथ ही यहाँ पर ये हैवी पावर रिलीज कर रही है, वो जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक के साथ यहाँ पर रिलीज हो रही है। मुझे अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मैंने इस मास्टर को पहले भी यहाँ पर ये अटैक करते हुए देखा है और अब मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि ये मास्टर कौन है। और दूसरी तरफ से मास्टर ओक जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी तलवार को दो हिस्सों में तोड़ लेती है, यानी कि वो तलवार जो होती है वो होती वैसे यहाँ पर डबल ब्लेड होता है लेकिन वो सिंगल की तरफ से यूज कर रही होती है और उसे वहां पर खोलने के बाद एक तरफ से मास्टर ओक के अटैक को ब्लॉक करती है, दूसरी तरफ से मास्टर हॉक के अटैक को ब्लॉक करती है और साथ ही वहां पर स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करती है। और उन दोनों स्पेशल टेक्निक्स को देखने के बाद मास्टर हाकून और मास्टर ओकजैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है, ये यहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रही है वो कुनलुन की टेक्निक्स है, यानी कि राइटियस अलायंस का जो सेक्टर है कुनलुन सेक्टर ये उसकी एक मास्टर है। तो मास्टर हाकून उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे याद आ गया है कि ये मास्टर कौन है। कुछ अर्सा पहले वहां पर कुनलुन की एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि उनकी सेक्टर लीडर बनने वाली थी वो गायब हो गई थी, जिसका नाम विंड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड वुल्फ मोरियोन था। वो ये मुझे लगता है कि ये वही है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है कि मास्टर मोरियोन जो है, मोरियोन और इसके साथ मास्टर गोकुन जो कि कुनलुन के मास्टर हैं, वो दोनों जब यहाँ पर यंग थे और दोनों यहाँ पर पैट्रियार्च की गद्दी के लिए चूज होने वाले थे, यानी कि दोनों में कंपटीशन होना था और दोनों में से किसी एक को सक्सेसर चूज करना था। तो मास्टर गोकुन को गद्दी के लिए लीडर चूज कर लिया गया, जिसकी वजह से मास्टर मोरियोन जो थी वो अचानक वहां पर से चल पड़ी, यानी कि उन्होंने सेक्टर को छोड़ दिया। सेक्टर को छोड़ने के बाद वो कहीं पर गायब हो गई। मास्टर मोरियोन ने कहा कि वो एक आजाद कल्टीवेटर बनना चाहती है, यानी कि आजाद मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसी वजह से वो सेक्टर को छोड़कर चली गई थी। मास्टर हाकून कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर सेक्टर से चले जाने के बाद कहीं पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ इसका सामना हो गया और उसने वहां पर इसे मारने के बाद एक जियांगशी बना दिया है। हो सकता है कि इसकी अपनी कोई स्टोरी हो, लेकिन हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपने बारे में सोचना है कि खुद सर्वाइव कैसे करना और इसे यहाँ पर कैसे हराना है। और दोनों फिर से मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां पर एक अर्थक्वेक महसूस होता है। साइड के ऊपर उन्हें बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये धमाका जो होता है जब वहां पर होता है तब इस वक्त ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे और साथ ही जैसे वहां पर उनको बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है,
मास्टर हाकुन कहता है ये किस किस्म की एनर्जी है, क्या वाकई में यहाँ पर कोई इंसान फाइट कर रहा है या फिर कोई इंसान इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है या फिर कोई गार्ड इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो मास्टर मोरियन जो होती है जिस तरफ से एनर्जी का धमाका होता है बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भाग जाती है। तो मास्टर हाकुन और मास्टर ओकजैंग कहता है कि ये क्या, ये उस तरफ क्यों जा रही है, क्या ये यहाँ पर से भाग कर जा रही है या फिर ये उस शॉकवेव की तरफ जा रही है जहां पर इसका मास्टर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। लगता है कि ये उसके लिए वहां पर जा रही है, हो सकता है कि उसने यहाँ पर इसे रास्ते में बुलाया हो। चाहे जो भी हो जाए हमें इसका पीछा करना होगा और हमें जाकर इसे रोकना होगा क्योंकि वहां पर हमारे अलायंस लीडर जो है वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहे होंगे और हम लोग उसकी फाइट को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते। तो जहां पर हमारी एपिसोड 151 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जहां पर पांचवा जो पपेट है यानी पांचवा जो जियांगशी होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि 4 जियांगशीज को तो हम लोग देख चुके हैं कि वो कौन कौन थे, अभी 5वां बाकी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन के हमने देखा था कि वो लड़की मोरियन जो होती है वहां पर से भाग जाती है और मास्टर हाकुन और मास्टर ओकजैंग दोनों उसका पीछा करते हैं। तो वो लड़की बड़ी तेजी के साथ सामने से गायब हो जाती है। तो वो कहता है कि हालांकि ये एक जियांगशी है लेकिन फिर भी इसकी लाइट स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, हम लोग तो उसका पीछा भी नहीं कर पा रहे, वो तो बड़ी तेजी के साथ सामने से निकल गई है। और जैसे वो लोग वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं मास्टर ओकजैंग कहता है कि जरा रुको, मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि कुछ जानने वाले लोग यहाँ पर, और वो लोग वहीं पर रुकते हैं। तो वहां पर साइड के ऊपर मास्टर होते हैं, ड्यांग फैक्शन का मास्टर उनके साथ होता है, साथ में स्टैंग होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो, जबकि वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो। तो वो सभी लोग अब मिलकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां पर उन्हें वो एनर्जी दिखाई दी थी। तो रास्ते में स्टैंग उन लोगों से पूछते हैं कि बताओ कि तुम लोग यहाँ पर किस जियांगशी से फाइट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जियांगशी के बारे में तुमने कहा कि वो रास्ते में से भाग गई। तो मास्टर ओकजैंग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वो भाग गई, लेकिन क्या आप यहाँ पर पहले बताएंगे कि आपका सामना किसके साथ हुआ, यानी कि आपने किस जियांगशी से फाइट किया और किसको हराया है। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि हम लोगों ने जिस जियांगशी से फाइट की थी वो स्वर्ड किंग था, यानी कि नैमकोंग फैमिली का मास्टर यानी पैट्रियार्क जो था, जो पिछले कुछ अर्सा पहले मारा गया था। साथ ही मास्टर जॉन उसे इलियोप के बारे में बताता है कि मास्टर इलियोप लोगों ने जिन लोगों से फाइट की थी वो उनके अपने सेक्टर का मास्टर जार योंग था। तो इसी के साथ ही मास्टर ओकजैंग जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जहां पर जितने भी पावरफुल सेक्टर लोग थे, यानी कि हमारे राइटियस सेक्टर की पावरफुल लोगों को दोबारा से जिंदा किया गया था ताकि हम सभी लोगों से फाइट की जा सके। और साथ ही उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग जिसके साथ फाइट कर रहे थे वो विंड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड वुल्फ मोरियन थी, कुनलुन की मास्टर। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये जानबूझकर यहाँ पर इस तरह के जियांगशीज बनाकर हमारे पर अटैक कर रहा था ताकि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल वार की जा सके। हम लोग यहाँ पर दिमागी तौर पर कमजोर पड़ जाएंगे जब हम लोग अपने चाहने वाले या फिर अपने ही राइटियस सेक्टर के लोगों को देखेंगे, उनके पर अटैक नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि वहां पर से बहुत ही बड़ा एनर्जी धमाका हुआ था, वहां पर जाकर देखते हैं कौन फाइट कर रहा है। ऐसे ये लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर मास्टर जॉन रास्ते में खड़ी होती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि एल्डर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि ओकजैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बाकी के सभी लोग भी, तुम सभी लोग टाइम पर जहाँ पर पहुंचे हो। तो उनके सामने वहां पर 2 पपेट्स 2 जियांगशी खड़े होते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो मिस जॉन उनसे कहते हैं कि हमारे सामने जहाँ पर 2 पपेट्स हैं और 2 का मुकाबला हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे और ये लोग हमारे पर अटैक नहीं करते जब तक हम लोग आगे ना बढ़े। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब ये जियांगशी कौन सा है, तो तुम लोग जहाँ पर पहले किससे फाइट कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मिस जॉन जो होती है उसे बताती है कि पहले हम लोग जिस जियांगशी से फाइट कर रहे थे वो हमारा सेक्टर लीडर जोंगनैन था। मास्टर जोंगनैन के साथ मैंने यहाँ पर फाइट की, उसको हराया, उसकी मेमोरीज को याद दिलवाकर उसे मैंने यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मेरे सामने फिर से 2 मास्टर्स आ गए हैं। यहाँ पर दिक्कत यह है कि मेरे सामने ये बड़ा सा जो जियांगशी है जिसकी हैवी बॉडी बिल्ड है, मैं चाहे इसके ऊपर कितनी अटैक क्यों ना कर लूं, उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही पावरफुल हैवी बॉडी बिल्ड वाला मास्टर है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जहां पर से फाइट करके आ रहा है वहां पर इसने सभी लोगों को बुरी तरह से हरा दिया, स्पेशली जहां पर जाकर मास्टर सॉन्ग के साथ फाइट कर रहा था। मास्टर सॉन्ग जो कि वुडेंग सेक्टर के मास्टर हैं वो इससे फाइट कर रहे थे। तो मास्टर सॉन्ग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि वो यहाँ पर इससे फाइट में क्यों हारे, क्योंकि मास्टर सॉन्ग खुद भी यहाँ पर एक फायर आर्म के एक्सपर्ट है, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर इसे फाइट करके इसे हरा नहीं सकते थे क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि अगर वो यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के खिलाफ फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्शन उस कीड़े की वजह से थी जो कि यहाँ पर हमारे हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उसकी बॉडी के अंदर डाला था। लेकिन हमारे जोंगम्योंग ने उसकी बॉडी के अंदर अपने पॉइजन के साथ उस कीड़े को तो मार दिया था, लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर एक नया पॉइजन डाल दिया था ताकि ये हमारे राइटियस लोगों के ऊपर अटैक ना कर सके, ताकि दोबारा धोखा ना दे। अब क्योंकि यहाँ पर उसका सामना जिस जियांगशी के साथ हुआ, ये हैवी बॉडी बिल्ड वाला, वो भी क्योंकि राइटियस बंदा था और मरने के बाद से जियांगशी बनाया गया है, तो वो उसके खिलाफ एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ पर एनर्जी को यूज करेगा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो मारा जाएगा। तो यहाँ पर एंड के ऊपर दिखाता है कि जियांगशी को वहां पर धमाके की आवाज सुनाई देती है या फिर धमाके की एनर्जी दिखाई देती है और वो बड़ा
बड़ा सा हट्टा कट्टा जियांगशी जो है वहां पर से भाग जाता है और इसी वजह से मास्टर सॉन्ग की वहां पर जान बच जाती है। हालांकि उसने वहां पर सोच लिया था कि अब वो मरने वाला है क्योंकि ये बड़ा जियांगशी उसे मार डालेगा, लेकिन पता नहीं वहां पर किस किस्म की फाइट हो रही है कि ये जियांगशी भागता हुआ साइड के पर चला गया है। तो वहां पर हमारे टैंग योंगम्योंग और साथ में हमारे हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की फाइट को भी दिखाता है कि दोनों वहां पर अपनी तलवार एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, वहां पर से एनर्जी निकल रही होती है। तो मिस टैंग कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जॉन कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इन दोनों जियांगशी से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी इंटरनल जी पहले काफी ज्यादा कम रह गई है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस जगह के पर खड़े रहेंगे तब तक ये लोग हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। लगता है कि यहाँ पर इनको इसी तरह से बिल्ड किया गया, अगर हम लोग एक लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमारे पर अटैक करेंगे, वरना ये लोग यहाँ पर खड़े रहकर पहरा देने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ सकते। जब किसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, मास्टर कुनलुन और मास्टर ताइयो वहां पर आते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को हमारे पर छोड़ दो, हम इनको संभाल लेंगे। दोनों पिछली बैटल में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन अब रिकवर होकर वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो मास्टर ताइयो कहते हैं कि हम लोग इनको संभाल सकते हैं। मास्टर कुनलुन कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के प्रॉब्लम्स को हमें खुद ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मास्टर मोरियोन जो थी ये सेक्टर लीडर बनने के लिए मेरे साथ कंपीट कर रही थी, लेकिन ये सेक्टर को छोड़कर चली गई और मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मुझे इसे रोक लेना चाहिए था। अगर मैं उस दिन इसे रोक लेता तो आज यहाँ पर ये मेरे साथ वाइस सेक्टर लीडर बनकर सेक्टर को बड़े अच्छे से चला रही होती। और मास्टर ताइयो कहते हैं कि तुम्हारे सामने ये बड़ा सा जायंट जो खड़ा है, इसको विंड ब्रेकिंग स्वर्ड नूहान कहा जाता है। असल में ये एक नोमैड क्लैन से है, यानी कि एक बारबेरियन के क्लैन से था और एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी था। इसे तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद थी और यही समझ लो कि एक बैंडिट की तरह हर बार यहाँ पर हमारी सेक्टर के अंदर आता था और वहां पर आकर तबाही मचाता, लोगों को लूट मार करता। और मैं कितनी बार इससे फाइट कर चुका और मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर आज मुझे इसके साथ हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा। तो मिस जॉन उनसे कहते हैं लेकिन आप दोनों तो पहले यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी थे और अब आप अभी भी यहाँ पर रिकवर होकर वापस आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इन दोनों से फाइट कर पाएंगे? हमें यहाँ पर दो दो तीन तीन लोगों को एक एक जियांगशी से फाइट करना पड़ी और आप यहाँ पर अकेले एक एक जियांगशी से फाइट करना चाहते हैं। तो मास्टर ताइयो से कहते हैं कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचाना होगा जाकर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। तो मास्टर कुनलुन भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मास्टर ताइयो ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बैटल के खत्म होने के बाद, इन जियांगशीज के मरने के बाद हमें डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का सामना करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहां पर मास्टर ताइहो और मास्टर कुनलुन जो होते हैं, मास्टर कुनलुन ने स्पेशली कहा था कि हम लोग यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, जियांगशी से फाइट करते हैं, जबकि तुम लोग जाओ जाकर अलायंस लीडर की मदद करो। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर ताइहो से कहता है कि मास्टर कुनलुन, मैं यहाँ पर इस बात को समझता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने पुराने दुश्मन से अपना हिसाब चुकाना चाहते हो और साथ ही तुम यहाँ पर अभी भी रिकवर होकर आए, तो तुम यहाँ पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो। लेकिन हम लोग अभी रिकवर होकर वापिस आए और हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पर इन दोनों जियांगशी का अकेले मुकाबला कर सकें। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम बचेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि वहां पर दूसरी तरफ देखो, जहां पर वो हीवनली ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और साथ में हमारा टैंग योंगम्योंग फाइट कर रहा है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वहां पर हम में से कुछ लोग जाकर उनका मुकाबला कर पाएंगे या फिर वहां पर थोड़ी देर भी टिक पाएंगे? अगर हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर इन दोनों जियांगशी को हराते हैं तो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर जाकर उसकी मदद कर पाएंगे। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर भी उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। अपनी प्राइड को साइड के ऊपर रखते हैं, सभी लोग मिलकर इन जियांगशी को हराकर जाकर टैंग योंगम्योंग की मदद करते हैं। तो मास्टर कुनलुन कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर जो भी कहा था, ठीक है, हम सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। तो वो सभी लोग आपस में वहां पर डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहां पर जियांगशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि उन दोनों आखिरी पपेट्स को मारकर वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाएं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाता है कि जैसे वो लोग वहां पर फाइट करने यानी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, दूसरी तरफ जहां पर माउंटेन के ऊपर हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और हमारा यंग मास्टर फाइट कर रहे थे, वो पूरी की पूरी माउंटेन ही उड़ जाती है। इतना बड़ा धमाका आता है कि पूरी माउंटेन वहां पर से गायब हो जाती है और ये सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, वो पूरी की पूरी माउंटेन कहां पर चली गई। तो मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान लिया कि दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हमारा योंगम्योंग दोनों स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं कि थोड़ी देर पहले तो वहां पर माउंटेन जो है माउंटेन ही गायब हो गई है। और ऊपर से ज्यादा स्ट्रेंज
बात यह है कि उन दोनों का ऑरा भी गायब हो गया है, यानी कि वो दोनों यहाँ पर से गायब हो गए हैं। वो दोनों कहां पर चले गए? तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वुहान सिटी का दिखाया जाता है, हुबी प्रोविंस का, जो कि यहाँ से काफी 1000 किलोमीटर दूर होता है। दोनों वहां से फाइट करते करते इतनी तेजी के साथ इतनी दूर निकल आते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि ये कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, जबकि हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि वहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ था कि हम दोनों ही उड़ते हुए यहाँ पर इस जगह के ऊपर पहुंच आए हैं। ये नीचे देखो, यहाँ पर हिबी प्रोविंस में पहले यहाँ पर म्यूरियम अलायंस का बेस हुआ करता था और आजकल जो मेरा हेडक्वार्टर है। जबकि हमारा योंगम्योंग उससे के साथ से कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किसी किस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो? ये म्यूरियम अलायंस का बेस और हमेशा म्यूरियम अलायंस का बेस ही रहेगा, तुम इसे कभी यहाँ पर अपना घर नहीं कह सकते। और हमारा योंगम्योंग उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड वहां पर ग्राउंड के ऊपर जाकर बिल्डिंग के साथ टकराकर गिर जाता है। लेकिन साथ ही वहीं पर से अपनी एनाइलेशन स्ट्राइक को यूज करते हुए सामने एक तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा योंगम्योंग जो होता है स्ट्राइक को पहचान लेता और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो एनाइलेशन स्ट्राइक है। हमारा योंगम्योंग उस अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही वो कहता है कि इस एनर्जी को तो मैं पहचानता हूं, मैंने सुना था कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड डीमन की जो कब्र थी उसको खोदकर उसकी टेक्निक्स को उसकी मेमोरीज के जरिए से चोरी किया है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कमीना यहाँ पर उस टेक्निक को अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ मिक्स करके उसे यहाँ पर पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड मास्टर की इस टेक्निक को पहचान लिया। क्या तुमने यहाँ पर स्वर्ड मास्टर की टेक्निक को पहले कभी देखा है? क्योंकि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो स्वर्ड डीमन की थी और यहाँ पर मेरे से ज्यादा बेहतर इसको कौन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्ड मास्टर की जो टेक्निक थी वो इतनी ज्यादा खास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बेसिक टेक्निक है। हालांकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन उसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिना किसी प्रिंसिपल के भी उस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। उसके अंदर स्ट्रेंथ मायने रखती है, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखती है। तो हमारा योंगम्योंग जो कि यहाँ पर स्वर्ड डीमन यानी स्वर्ड मास्टर का पर्सनल डिसाइपल रह चुका है, उससे बेहतर यहाँ पर इस टेक्निक को कौन पहचानता है? तो हमारा योंगम्योंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ होने से तुम इस टेक्निक के मास्टर बन जाते हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें इस टेक्निक की डेप्थ के बारे में नहीं पता कि इस टेक्निक का असल मकसद क्या है और इस टेक्निक को किस तरह से यूज किया जाता है। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को जानते हो या फिर इस टेक्निक के बारे में तुमने कहीं पर पढ़ा है। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को चोरी करने से तुम यहाँ पर इस टेक्निक को उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर सकते जिस लेवल पर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्वर्ड मास्टर से पर्सनली क्लासेस ली हैं, मैंने यहाँ पर उससे टीचिंग्स ली हैं। और जैसे हमारा योंगम्योंग वहां पर अपनी एनाइलेशन स्ट्राइक को लगाता है तो वो बहुत ही पावरफुल होती है। और इस बात से ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड भी काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने उससे पर्सनली इंस्ट्रक्शंस ली हैं, लेकिन वो तो आज से कई सौ साल पहले मर चुका है, फिर तुमने यहाँ पर उससे इंस्ट्रक्शंस कैसे ले ली? और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसकी तलवार के साथ तलवार टकराता है। जैसे ही वहां पर उसकी तलवार के साथ तलवार टकराता है तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और धमाके के साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है और हमारा योंगम्योंग पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर उस कमीने ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मुझे ओवर पावर कर दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मुझे ओवर पावर कर रहा है। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर उससे पर्सनली ट्रेनिंग ले चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी लिमिट जो है वो यहीं तक है। तो वहीं पर से वो तलवार घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो योंगम्योंग सीधा जाकर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने इस टेक्निक को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी डिमोनिक स्ट्रेंथ के साथ काफी ज्यादा बेहतर बना लिया, लेकिन फिर भी इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इसके फिजिकल एडवांटेज की वजह से ज्यादा बेहतर है। आज योंगम्योंग ग्राउंड के ऊपर गिरे रहने जहाँ पर जख्मी होने की नौटंकी खा रहा था तो ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि इस लड़के को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा, जब किसी के साथ ही जिंगू स्नेक पीछे से निकलता है और वहां पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ उसके मुंह से निकल जाता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो जिंगू स्नेक कहता है कि यहाँ पर हमारा अटैक इसके ऊपर काम नहीं किया, मुझे लगा था ये अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो योंगम्योंग कहता है कि हाँ मुझे भी लगा था कि सरप्राइज अटैक इस जैसे इंसान के ऊपर काम नहीं करने वाले। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम इसे किस्मत कह सकते हो कि तुम दोबारा यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहे हो जो कि एक ड्रैगन है, ये एक ह्यूमन ड्रैगन है, ये उस ब्लैक डेथ अलायंस लीडर की तरह नहीं है जो कि अपने आप को ड्रैगन में चेंज कर सकता था, बल्कि ये एक ह्यूमन ड्रैगन है, जरा इसकी आंखों की तरफ गौर से देखो। योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। तो इसी के साथ जिंगू स्नेक कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से हैरान क्यों नहीं हो रहे? फिर साथ ही वो कहता है कि अब जबकि एक ड्रैगन तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसी वजह से हैरान नहीं हो रहे, और वैसे भी पहले भी तुम यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन को मार चुके हो। ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि ये ड्रैगन जिसने अभी मेरे पर अटैक करने की कोशिश की, क्या ये तुम्हारा फेमिलियर स्पिरिट है? ये बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हारे जैसे इंसान ने यहाँ पर अपने स्किल्स के साथ एक ड्रैगन को अपनी फेमिलियर स्पिरिट बना रखा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ड्रैगन को अपनी फेमिलियर स्पिरिट बनाकर जाकर अपने डैड को दूंगा, डीमन लॉर्ड को दूंगा, और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होंगे। जैसे वो इतनी बात करता है हमारा जिंगू स्नेक कहता है कि लगता है इस बेवकूफ को अभी तक न्यूज नहीं पहुंची, इसे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है
है कि हाँ मुझे लगता है कि इस तक न्यूज नहीं पहुंची। ये बात सुनने के बाद वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो कि मेरे पास न्यूज नहीं पहुंची, क्या हमारे डिमोनिक सेक्टर में कुछ हुआ है? तो मा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे डिमोनिक सेक्टर में बहुत कुछ हुआ है, वहां पर कुछ इतना बड़ा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और इसी के साथ ही योंगम्योंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है और उसे कहता है मैंने जाकर तुम्हारे ह्यूमनली डिमोनिक बाप को मार डाला, यानी तुम्हारे डिमन लॉर्ड को मार डाला, साथ ही तुम्हारे पूरे के पूरे डिमोनिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पर कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बचा, मैंने सभी को मार डाला। ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जैसे वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर उसे एक झटका देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन ब्रिलियंस डिमन लॉर्ड होता है वहां पर से नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पर एक शॉक वेव क्यों महसूस हुई है? तुम्हारा योंगम्योंग से कहता है कि शायद तुमने यहाँ पर अभी तक इस तलवारबाजी के प्रिंसिपल को ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि मैंने पर्सनली स्वर्ड मास्टर से ट्रेनिंग ली। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि इस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। अगर इस एनर्जी को दूसरा बंदा जो कि सेम एनर्जी को यूज कर रहा है वो इसे यहाँ पर एक शॉक वेव की तरह यूज करेगा तो फिर तुम्हें यहाँ पर झटका लगेगा। तुम्हें क्या वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर ह्यूमनली ड्रैगन बॉडी के साथ पैदा हुए तो फिर तुम यहाँ पर किसी भी मार्शल आर्ट्स को इतनी आसानी के साथ कॉपी कर सकते हो या फिर चोरी कर सकते हो? तुम्हें यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि तुम हिस्ट्री के अंदर जो मास्टर्स मर चुके हैं उन लोगों को, उनकी कब्रों को खोदकर उनके अंदर से उनकी हिस्ट्री यानी उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी करो? अब तुम्हें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड रेट कॉपी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। चाहे तुमने यहाँ पर सबसे बेस्ट इमॉर्टल मास्टर की टेक्निक्स को ही क्यों ना कॉपी कर लिया हो, लेकिन वो एक थर्ड रेट की कॉपी से ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 153 का एंड होगा और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा योंगम्योंग जो होता है वहां पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को ओवरपावर्ड कर रहा था, साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक थर्ड रेट के मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने यहाँ पर दूसरों की टेक्निक्स को चोरी किया और उन्हें कॉपी किया हुआ है। तुम यहाँ पर कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर असली मार्शल आर्ट्स थी, और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो उसी के साथ ही हमारा ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा कि तुमने यहाँ पर पूरे के पूरे डिमोनिक क्लैन को ही खत्म कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पूरे के पूरे डिमोनिक क्लैन को कैसे खत्म कर सकते हो? चलो ठीक है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ब्लफ करना चाहते हो, लेकिन कम से कम इतना बड़ा ब्लफ तो ना करो जिसके ऊपर कोई यकीन ही ना करे। क्या तुम्हें पता भी है कि डिमोनिक सेक्टर के अंदर कितने ज्यादा एल्डर्स हैं और वहां पर कितने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं? योंगम्योंग उसे कहता है कि अब तुम क्या जानना चाहते हो? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस बात को एक्सप्लेन करूं कि तुम्हारे बाप को मैंने कैसे मारा, यानी डीमन कल्ट लीडर को मैंने कैसे मारा? उसके पास भी तुम्हारी तरह यहाँ पर 30 जांगशी थे, तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 है, लेकिन उसके पास 30 थे और वो 30 के 30 को मैंने मार डाला। फिर साथ उसके पास सुप्रीम डीमन सोल रेस्टोरेशन टेक्निक थी, साथ उसके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी जिसको उसने यूज किया, यानी कि मुझसे बचने के लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा था। और इसके अलावा उसके पास 3-हेडेड 1-फुटेड ईगल भी था। अब यहाँ पर क्या तुम्हें गोस्ट किंग के बारे में बताऊं या फिर रिवर्स ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन के बारे में बताऊं? तुम्हारे बाप ने मरने से पहले बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया, यानी कि हर एक टेक्निक को यूज करके देख लिया, लेकिन वो बेचारा मेरे हाथ से नहीं बच पाया। मैंने उसको भी मार डाला और साथ ही तुम्हारे पूरे के पूरे डिमोनिक सेक्टर को अनाइलेट कर दिया। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर ये वाकई में सच किया है और अब यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन है कि या तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं, अगर मैं तुम्हें मार डालता हूं तो तुम यहाँ पर अपने बाप से जाकर दूसरी दुनिया में मिल सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर मुझे मार डालो और इस फाइट को जीतकर जाकर खुद डिमोनिक सेक्टर में देख लेना कि तुम्हारा बाप और तुम्हारे बाकी के सभी क्लैन मेंबर्स मर चुके हैं। तो हमारा ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है थोड़ी देर के लिए वहां पर सकते में आ जाता है जब वो सुनता है कि उसका बाप मर चुका है। हालांकि वो उसका असली बाप नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने बाप की तरह ही समझता था। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बाप यहाँ पर कैसे मर सकता है? फिर साथ ही उससे कहता है कि मुझे लगता है जितने स्किल्स तुमने यहाँ पर दिखाए हैं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रहे होगे, और मुझे लगता है कि मेरा डिमोनिक क्लैन मेरे फादर वाकई में मर चुके हैं। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जब वो रो रहा होता है तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि यार यहाँ पर रो रहा है। इसी के साथ ही हमारा जो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि फादर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे मर सकते हो? वो भी एक दिन पहले जब मैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर अटैक करने वाला था, मैं जियांगू में यानी म्यूरियम के अंदर आकर तुम्हारा राज स्थापित करने वाला था, और साथ ही यहाँ पर तुम एक असली गार्ड बन सकते थे। ये सभी लोग तुम्हारी पूजा करते, सभी लोग यहाँ पर डिमोनिक हो जाते और उसके बाद तुम एक असली गार्ड बन सकते थे। योंगम्योंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि फिलहाल के लिए इमोशनल हो चुका है, ये रो रहा है, जिसकी वजह से ठीक तरह से फाइट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, यही मेरे पास एक मौका है। और जैसे योंगम्योंग उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो रोना बंद कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अपने बाप के मरने पर इतना रोना काफी है, इससे ज्यादा रोने से मुझे कोई फायदा तो नहीं होने वाला, जो मर चुका है वो वापस तो नहीं आने वाला। और इसी के साथ ही वहीं पर से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तलवार को सामने की तरफ करते हैं योंगम्योंग के डैगर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो अटैक वहां पर ब्लॉक होता है, एक जबरदस्त एनर्जी का धमाका होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के कंधे के ऊपर एक कट लग जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी
जिसकी वजह से मेरे कंधे पर कट लग गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने बाप के लिए परेशान होने से बजाय यहाँ पर फाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, वरना मैं भी अपने बाप के पास पहुंच जाऊंगा। तो मां योंगम्योंग वहां पर फिर से अपनी तलवार की टेक्निक को रिलीज करता है और इस बार उसके पास बहुत सारी तलवारें निकल आती है जो कि एनर्जी के साथ ही बनी होती हैं। इतनी सारी तलवारों को वो सामने की तरफ थ्रो करता है। वो सारी तलवारें जो होती है जाकर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ टकराती है और ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है अपनी तलवार के साथ उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। वो बार बार उन सभी अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, उनको ब्लॉक कर रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके। और वहां पर जबरदस्त धमाके हो रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी सर्च निकल रही होती है। साथ ही वो दोनों बार बार अपनी तलवारों को टकराते हैं ताकि दोनों में से डिसाइड हो सके कि कौन यहाँ पर किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और इसी के साथ ही हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो वहां पर नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि हमारा योंगम्योंग उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालता है। जब वो वहां पर प्रेशर के साथ अपने डैगर को घुमाता है तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वहीं पर से नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर आराम से गिरता है। वहां पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है फिर से उठकर खड़ा होता है, अपने आपने सामने देखता है, पहले एक तरफ देखता है फिर दूसरी तरफ देखता है, फिर साथ ही सामने से एनर्जी की बनी हुई तलवारें आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार वो सभी के सभी तलवारों को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, मुझे यहाँ पर अब तुम्हारी इस टेक्निक की आदत होती जा रही है। जितना ज्यादा तुम मुझसे फाइट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि तुम्हारी इस टेक्निक का राज क्या है। अगर तुम्हारे पास कोई और टेक्निक है तो उसे यूज कर लो। तुम्हारा योंगम्योंग पीछे से निकलता है, फिर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक ही स्ट्राइक के साथ इसको खत्म करना होगा। और जैसे ही वो उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें जो होती है पहले से ज्यादा चमक रही होती हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड होता है वो अपनी तलवार को घुमाता है और सामने की तरफ नाइलेशन स्लैश को यूज करता है। जैसे ही वो नाइलेशन स्लैश को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है, क्या तुमने कभी देखा है कि डिमोनिक नाइलेशन स्ट्रॉन्ग विल टेक्निक जो है वो कैसी होती है? मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि तुम्हारी नाइलेशन स्लैश टेक्निक मेरी टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। तो जब वो अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्लैश लगाता है तो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का धमाका होता है। और ये एनर्जी स्लैश जो होती है ये सामने की तरफ नहीं होती बल्कि एक गोल दायरे, एक सर्कल में होती है, इसी वजह से उसे मून व्हील कहा जाता है। तो वो जब वो गोल दायरे में आगे की तरफ बढ़ती है तो मां योंगम्योंग बड़ी आसानी के साथ उसको अवॉइड कर लेता है ऊपर की तरफ जंप करके। तो वो कहता है कि यहाँ पर इसकी स्लैश के अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है, मैं कभी इस तरह की पावर को रिलीज नहीं कर सका। इसने अपनी डिमोनिक एनर्जी को हमारी उस नाइलेशन स्लैश के अंदर मिक्स किया है, जिसकी वजह से इसकी स्लैश की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही मां योंगम्योंग जो होता है जब उस एनर्जी को महसूस करता है तो उसे थोड़ा सा झटका लगता है। वो हैरान होता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने वो कर दिखाया है। तो इसी के साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मैंने वो कर दिखाया जिसके बारे में तुम यहाँ पर सोच रहे हो। हाँ यहाँ पर एनर्जी फॉर्मलेस है और एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ही होती है, चाहे वो यहाँ पर स्लैश में हो या फिर यहाँ पर हम लोग रिलीज कर रहे हो। यानी कि एनर्जी को रिसाइकल किया जा सकता है और बार बार यूज किया जा सकता है। और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने अभी भी यहाँ पर जो एनर्जी की स्लैश लगाई थी वो एनर्जी की स्लैश वापस उसकी तरफ वापस आ जाती है, यानी कि वो एनर्जी की फॉर्म होती है और एनर्जी जो होती है वापस से वो ऑब्जर्व कर लेता है ताकि वो दोबारा उसी को स्ट्राइक इसी को फिर से एनर्जी में चेंज करके दोबारा स्ट्राइक लगा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 154 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग उसकी इस टेक्निक के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है जिसने वो अटैक किया था नाइलेशन स्लैश वाला, वो उसी नाइलेशन स्लैश की एनर्जी को वापस अपनी तरफ बुला लेता है और वो वापस उसकी बॉडी की तरफ ही आ जाती है। तो जिंगू स्नेक भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको देख पा रहा हूँ जो सारी एनर्जी को वापस से गैदर कर रहा है, यानी कि एनर्जी चाहे ऐसी भी क्यों ना हो, चाहे वो स्लैश की फॉर्म में हो या फिर किसी भी स्ट्राइक की फॉर्म में हो, वो एनर्जी ही रहती है और यहाँ पर इस एनर्जी को वो दोबारा से रिसाइकल करके यूज कर सकता है। और अगर ये सारी एनर्जी को वापस अपनी तरफ बुला रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि इसकी इंटरनल एनर्जी पहले से ज्यादा राइज हो जाएगी और एक ही जगह के ऊपर बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेगा। ये ना तो कोई मार्शल आर्ट्स है ना ही कोई मैजिक है, मुझे लगता है कि ना ही ये कोई टेक्निक है, ये अपनी प्योर इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए नेचर के ऑर्डर्स को ही चेंज कर रहा है, यानी कि ये नेचर के लॉज को बेंड कर रहा है, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी जिसे इसने अभी भी यहाँ पर स्ट्राइक में भेजा था वो सारी एनर्जी को वापस अपनी तरफ बुला लेगा। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो उसे कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर इस डिवाइन टेक्निक को कोई नाम नहीं दिया, ये मेरी एक नई टेक्निक है जिसे मैंने अभी भी यहाँ पर बनाया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसे अपने फादर के नाम पर यानी अपने फादर की विशेष को पूरा करने के लिए इस टेक्निक को एक नाम दूं। और बहुत सारी एनर्जी जो होती है वापस आने के बाद वहीं पर इकट्ठा हो जाती है और वो वहां पर एक सर्कल बना लेती है और सारी एनर्जी को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करता है और कहता है कि इस टेक्निक का नाम इनहेरिटेड हीवनली डीमन टेक्निक होगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर वो जियांगशीज जो होते हैं अभी मास्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर बुलजान जो होते हैं वहां पर अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं और अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं हर बार मुझे ये रोल क्यों दिया जाता है, हाँ ठीक है मेरे पास इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी है लेकिन बार बार मुझे यहाँ पर शील्ड की तरह यूज करते हैं। उन लोगों से कहता है कि मैंने
मैंने यहाँ पर इसको ब्लॉक कर लिया, आप जल्दी से करो, जाकर इसको मारो। और इसी के साथ ही मास्टर हॉक और मास्टर यू जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हैं। वहां पर एक उसका बाजू काटता है, दूसरा उसकी टांग काट देता है और उसको वहां पर पूरी तरह से क्या कहते हैं, उसको अनाम कर देते हैं। इसके बाद मास्टर जाइहो जो होते हैं वो जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि मास्टर जॉन जल्दी से पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है। तो मास्टर जॉन जो होता है वो जंप करते पीछे हटता है। मास्टर ताइहो वहीं पर से अपनी स्पेशल स्किल को यूज करते हुए स्वर्ण एनर्जी के साथ उस जियांगशी के ऊपर अटैक करते हैं। वो अटैक जो होता है जैसे वहां पर जियांगशी की बॉडी के साथ टकराता है तो उस जियांगशी की बॉडी पूरी तरह से वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर गायब हो जाती है, जल जाती है। तो हमारे मास्टर जॉन कहता है कि ये टेक्निक तो कुछ ज्यादा पावरफुल थी। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं कि हाँ, इस टेक्निक को के अंदर प्रीमोर्डियल यूनिटी की टेक्निक के एनर्जी को रिलीज किया जाता है और इसी वजह से ये टेक्निक जो है इस सॉर्सरी के खिलाफ भी काम कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसकी पूरी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर कुलनून और बाकी के सभी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लगता है कि वो लोग अभी वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट कुछ ज्यादा फॉर्मिडेबल है। तो वहां पर वो सभी लोग मिलकर उस लड़की से फाइट कर रहे होते हैं, उस मास्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वहां पर चिल्लाकर कहती है कि मास्टर कुलनून कब तक तुम वहां पर बैठकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने वाले हो? तुमने कहा कि तुम्हें एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को गैदर करना है, कब तक यहाँ पर इसको गैदर करते रहोगे? जल्दी से करो, अटैक करो, हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो मास्टर कुलनून कहते हैं कि अच्छा ठीक है सब्र करो, मैं बस अभी यहाँ पर इसको परफॉर्म कर लेता हूँ, बस इसके लिए यहाँ पर थोड़े शांत मन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही वो एनर्जी गैदर करने के बाद ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वहीं पर से अपनी स्वord के साथ सीधा नीचे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक जो होती है वहां पर उस लड़की मास्टर की बॉडी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है और जैसे उसकी बॉडी कटती है तो वो मास्टर जो होती है वहां पर उसे पहचान लेती है और कहती है कि गोकुन क्या ये तुम हो? तो मास्टर कुनलून से कहते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया उसे जेड हार्ड रिटर्न टेक्निक कहा जाता है, जो कि इवल सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी होती है ताकि यहाँ पर इवल एनर्जी को भी सप्रेस किया जा सके। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से शांति के साथ दूसरी दुनिया में चली जाओ जूनियर सिस्टर, अब यहाँ पर इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वो लोग भी वहां पर अपनी साइड को क्लियर कर देते हैं। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं तो फाइनली तुम लोगों ने भी यहाँ पर अपनी साइड को क्लियर कर ही दिया। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर कहते हैं कि प्लीज माफ करना, लेकिन बातें करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से आगे बढ़ना होगा, जाकर अलायंस लीडर को ढूंढना होगा, क्योंकि अलायंस लीडर और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड दोनों के एनर्जी सिग्नेचर्स गायब हो चुके हैं और दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर चले गए हैं। तो मास्टर कुनलून लोगों से कहते हैं कि वो लोग ईस्ट की तरफ थे जब वो डिसअपियर हुए, तो हमें यहाँ पर से ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो मास्टर ताइहो से कहता है कि वाह, तुम तो बड़े सियाने हो, अगर हम लोग यहाँ पर से ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे हमें यही नहीं पता होगा कि उनकी लोकेशन क्या है, तो हम लोग तो ईस्ट में येलो रिवर तक पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही मिस टैंग जो होती है उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। वहां पर सामने देखो, क्या तुम्हें वो एनर्जी का टावर दिखाई दे रहा है? वहां पर डिमोनिक एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा टावर है। तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन की होती है। तो वो लोग कहते हैं कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की एनर्जी हो सकती है, जबकि योंगम्योंग से फाइट करते वक्त वो इतनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर मां योंगम्योंग जो होता है वो अपनी बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी बैरियर के साथ वहां पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जो ड्रैगन स्केल्स के साथ एक एनर्जी बैरियर था वो बैरियर भी टूट जाता है और उसकी डार्क एनर्जी को वहां पर ब्लॉक नहीं कर पाता। योंगम्योंग जो होता है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो वो कहता है कि इसकी एनर्जी वेव से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मेरी बॉडी के ऊपर से शील्ड टूट चुकी है, अगर मेरा जरा सा ध्यान भटका और इसको मैं यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया तो ये सारी एनर्जी मेरी बॉडी के साथ टकराएगी और मेरी बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से शैटर हो जाएगी, यानी कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर या तो शैटर हो जाएगी या फिर डस्ट में चेंज हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि योंगम्योंग क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो? मैं जहाँ पर अगर अपने पॉइजन के साथ भी तुम्हें एनर्जी दूंगा तो वो सारी की सारी एनर्जी भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी जब वो तुम्हारी बॉडी में डालता हूँ और तुम उस एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर इस एनर्जी वेव को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। आज तुम कितनी देर तक यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर पाओगे? बहुत ही जल्दी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी। अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ इसको ब्लॉक करने से थोड़ी देर के लिए तुम इससे बच जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद यहाँ पर तुम इससे बच पाओगे, क्योंकि वो यहाँ पर जो अटैक यूज कर रहा है उसके बाद भी उसके पास काफी सारी एनर्जी बचेगी तुम्हें मारने के लिए। तो इसी के साथ वो योंगम्योंग से कहता है कि योंगम्योंग तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना होगा, मैं यहाँ पर इसका हल निकालता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जो जिंगू स्नेक होता है वहीं पर अपने आप को ड्रैगन में चेंज करता है, साथ ही अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमारे योंगम्योंग को खा जाता है और उसे अपने मुंह के अंदर रखता है, फिर साथ ही वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हारा योंगम्योंग चलाकर उसे कहता है कि जिंगू स्नेक तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ उसको ब्लॉक नहीं कर पाओगे, वो एनर्जी कंसंट्रेशन की फील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहां जिंगू स्नेक जो होता है वो ड्रैगन बनने के बाद उसकी बात को इग्नोर करते हुए इस एनर्जी वेव के साथ अपनी बॉडी को टकराता है। जैसे वो एनर्जी वेव जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और साथ ही दिखाता है कि वो एनर्जी का बड़ा सा टावर जो कि वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने क्रिएट किया था वो भी वहां पर से गायब हो जाता है। जिंगू स्नेक जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर आकर धड़ाम से गिरता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 155 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जिंगू स्नेक यहाँ पर बच पाया या फिर जिंगू स्नेक इस फाइट में मारा जाएगा।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जिंगू स्नेक जो होता है वो ड्रैगन बनने के बाद अपनी बॉडी के साथ उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। तो हमारा योंग म्योंग जो होता है उसके मुंह के अंदर से बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि जिंगू स्नेक जी तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने अपनी बॉडी के साथ इस अटैक को ब्लॉक किया है। तो हमारा योंग म्योंग क्योंकि उसके मुंह के अंदर था, इसी वजह से उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा, वो सेफ रहा। तो बाहर निकलने के बाद पीछे घूमकर देखता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तो जिंगू स्नेक की आंख भी आधी खुली होती है और साथ ही उसकी बॉडी शैटर हो रही होती है, यानी उसकी बॉडी वहां पर से टुकड़े टुकड़े हो रही होती है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि ये क्या तुम मरने वाले हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं वैसे भी स्पिरिट फॉर्म में हूं। तो मैं यहाँ पर मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को जब तक दोबारा से गैदर नहीं कर लेता तब तक मैं दोबारा से यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में नहीं आ पाऊंगा। और वहीं पर उसकी ड्रैगन वाली बॉडी जो होती है पूरी तरह से शैटर हो जाती है और उसकी बॉडी के शैटर होने के बाद उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो सारी एनर्जी हमारे योंग म्योंग के हाथ के अंदर आ जाती है और उसकी एनर्जी के साथ ही वहां पर एक छोटा सा जिंगू स्नेक बन जाता है। यानी कि अब उसकी बॉडी उसकी एनर्जी इतनी कम रह चुकी है कि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया है और जब तक वो अपनी एनर्जी को दोबारा से रिप्लेनिश नहीं करेगा तब तक वो ना तो यहाँ पर जिंगू स्नेक बन पाएगा ना ही यहाँ पर ड्रैगन बन पाएगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अटैक को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके अलावा मैं कोई भी अटैक ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसके हाथ में आ जाता है। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। अभी तक मैं जहां तक पहुंच पाया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद से पहुंच पाया हूं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और तुम्हारी पावर की वजह से मैं जहां तक इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको बर्दाश्त करना होगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एनर्जी चाहिए, हमें बहुत सारी एनर्जी को सोखना पड़ेगा तब तुम दोबारा से ड्रैगन बन पाओगे। और मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी का परफेक्ट स्रोत है, मैं इस कमीने को मार डालूंगा और इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करूंगा ताकि तुम इसकी एनर्जी के साथ अपने आप को रिप्लेनिश करके एक ड्रैगन बन सको। तो अब हमारा योंग म्योंग जो होता है फिर से अपना डैगर पकड़ता है, अटैक करने के लिए रेडी होता है। जब किसी के साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ अपनी स्पेशल टेक्निक को क्रिएट किया था, अपनी इस टेक्निक को मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ क्रिएट किया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सांप ने, ये ड्रैगन ने यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ उस अटैक को फेस करके तुम्हें इससे बचा लिया। लेकिन कब तक? तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस अटैक से, अगले अटैक से नहीं बच पाओगे? तुम्हारी वजह से मेरी प्राइड हर्ट हुई है। और साथ ही वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। दोनों की तलवारों के वहां पर आपस में टकराने के बाद योंग म्योंग उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की गाल के ऊपर कट लगता है, दूसरी तरफ हमारे योंग म्योंग के गाल के ऊपर भी कट लगता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा योंग म्योंग कट लगवाने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमारा योंग म्योंग इस बात से और भी हैरान होता है कि इतना पावरफुल और मैसिव अटैक करने के बावजूद उसकी इंटरनल एनर्जी कम होने का नाम नहीं ले रही। जितनी एनर्जी उसके पास थी अभी भी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी है। और इसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड होता है फिर से वहां पर एनाइलेशन स्ट्राइक लगाता है तो योंग म्योंग नीचे की तरफ झुकता है, उस अटैक को अवॉइड करता है। वो स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर पीछे दूर तक माउंटेन और पेड़ हर एक चीज कट जाती है। तो योंग म्योंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी की पावर इतनी ज्यादा डेंस क्यों है, क्या आज एक ड्रैगन है इसी वजह से यहाँ पर इसकी पावर इतनी ज्यादा है। अगर यहाँ पर ऐसे चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्दी थक जाऊंगा और मेरे पास बहुत ही कम एनर्जी बची है, इतनी कम एनर्जी के साथ मैं इसे फेस नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ सोच सको, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये एडवांटेज है। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है, दोनों वहां पर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी ओपनिंग छोड़नी नहीं है, चाहे यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग क्यों ना मिले, मुझे वो ओपनिंग ढूंढकर इसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि मैं यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में से खत्म कर सकूं। और दोनों फिर से अपनी तलवारें टकराते हैं तो नीचे का पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का भी काफी ज्यादा स्पेशल है, ये लड़का यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा प्रेशर और इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को भी फेस किए जा रहा है। पहले मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी में इस तरह के इंसान से कभी नहीं मिला। हालांकि वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में इंसानों को सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े समझता था, मेरी जिंदगी में इंसान की वैल्यू सिर्फ इतनी थी कि कोई कीड़ों की लाइन चलती जा रही है, चींटियों की लाइन चलती जा रही है और मैं अपने पाँव के नीचे उनको मसल कर आगे गुजर जाऊं, यानी कि मेरी नजदीक यहाँ पर इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि फाइनली कोई ऐसा इंसान मुझे मिला है जो कि मुझे राइवल कर सकता है, जो कि मेरी बराबरी का है। इसका टाइटल भी काफी ज्यादा कमाल का है, द स्वर्ड ड्रैगन। तो स्वर्ड ड्रैगन यानी कि योंग म्योंग जो है इस वक्त मेरे इस बराबरी के ऊपर मुझसे फाइट कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हंसते हुए कहता है कि मुझे अब यहाँ पर मजा आ रहा है, पहली बार मैं किसी ऐसे से फाइट कर रहा हूँ जो मुझसे फाइट करने के लायक है। तो मां योंग म्योंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि पहली बार मैं किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहा हूँ जो कि मेरी बराबरी का है और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। मैं अपनी फुल पावर तुम्हारे खिलाफ यूज करके देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कब तक तुम यहाँ पर मेरे सामने टिकोगे। इस बात से मैं यहाँ पर खुश क्यों ना आऊंगा जबकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो इसी के साथ ही मां योंग म्योंग जो होता है वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से तैयार होता है क्योंकि वहां पर सामने से हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है अपनी एनर्जी को
रिलीज करते हुए साथ अपनी तलवार को भी फेंक देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ तलवार यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से हमारा योंगम्योंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसने अपनी तलवार क्यों फेंक दी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 156 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हीवर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने अपनी तलवार क्यों फेंक दी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और योंगम्योंग की फाइट चल रही होती है और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड अपनी तलवार को फेंक देता है और कहता है तुम्हारे जैसे ओपोनेंट के खिलाफ इस तलवार का क्या काम है। तुम्हारा योंगम्योंग इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो देखता है कि आसमान के ऊपर से ठंडा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है जहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड खड़ा होता है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक ड्रैगन की ट्रू पावर क्या होती है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक ड्रैगन की ट्रू पावर क्या होती है। मैं एक थंडर ड्रैगन हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आसमान के ऊपर से फ्रीली थंडर को बुला सकता हूं। और वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर गौर से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रू ड्रैगन की पावर दिखाने वाला हूं। तो वो उड़ता हुआ ऊपर हवा में चला जाता है और साथ ही आसमान के ऊपर से बहुत सारी ठंडर जो होती है वो चमकना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी ठंडर आ रही होती है। और इसी के साथ ही वहां पर ऊपर खड़े होकर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को अपने हाथ में पकड़ता है और उस डिमोनिक एनर्जी को हाथ में पकड़कर सामने की तरफ थ्रो करता है। जब उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो ठंडर जो होती है वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। उस डिमोनिक एनर्जी के साथ मर्ज होने के बाद वो हमारे योंगम्योंग की तरफ नीचे गिरती है। तो योंगम्योंग जंप करते पीछे की तरफ हटता है उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए और साथ ही वो कहता है कि ये कमीना कर क्या रहा है, यह आसमान से गिरने वाली ठंडर को अपनी डार्क एनर्जी के साथ मिक्स करके यहाँ पर नीचे मेरे पर फेंक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट हो रहा है। यानी वो ठंडर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है और ऊपर से ये डिमोनिक एनर्जी को ऊपर से एरोज की तरह नीचे फेंक रहा है और ऐसे फेंक रहा है जैसे कि इसके पास एनर्जी का भंडार हो। तो हमारा योंगम्योंग बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और बार बार उसके ऊपर ठंडर गिर रही होती है और वो सीधी ग्राउंड के ऊपर गिर रही होती है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि इस तरह तो मैं यहाँ पर इसके अटैक्स को अवॉइड करता रहूंगा, यानी कि बार बार इसके अटैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ, ये निशाना लगाकर भी मेरे पर अटैक नहीं कर रहा। और साथ ही वो नाइलेशन स्ट्राइक के साथ एक थंडर बीम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी नाइलेशन बीम जो होती है वो वहां पर कट जाती है। नाइलेशन बीम भी यहाँ पर उस ब्लैक थंडर के सामने नहीं टिक पाती। तो वो कहता है कि इसने तो यहाँ पर उसको डिफ्लेक्ट कर दिया और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है। तो वहां योंगम्योंग जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है। तो उसी के साथ ही हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम काफी अच्छे डॉज कर सकते हो, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर डॉज करते रहोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इनको ब्लॉक नहीं करोगे तो वैसे मेरा मकसद तो यहाँ पर पूरा हो ही रहा है। क्या तुम देख नहीं रहे, मैं यहाँ पर इस थंडर को ग्राउंड के ऊपर फेंक रहा हूँ ताकि ये ग्राउंड के अंदर चली जाए। जितनी डिमोनिक एनर्जी ग्राउंड के ऊपर जाएगी आसपास का पूरा एरिया बंजर हो जाएगा, यहाँ पर डेजर्ट बन जाएगा, एक ऐसा डेजर्ट जैसा कि जियांगजी में है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लोगों को खाने की कमी हो जाएगी और जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पर कम पावरफुल होंगे वो सारे के सारे डिमोनिक एनर्जी के साथ ध्वस्त हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रेडिएशन के साथ होता है। बिल्कुल वैसे ही पावरफुल लोग तो डिमोनिक एनर्जी से बच जाएंगे, लेकिन जो कमजोर होंगे वो पागल हो जाएंगे और यहाँ पर एक दूसरे को काट खाना शुरू कर देंगे। और देखते ही देखते ये पूरी म्यूरियम जो है, पूरी म्यूरियम की लैंड जो है यहाँ पर इसी तरह डिमोनिक बन जाएगी। मेरे फादर का वो सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि हम सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करके उन सभी को अपना गुलाम बनाकर उनसे अपनी पूजा करवाना चाहते थे, लेकिन ये दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग यहाँ पर पूरी लैंड को ही डिमोनिक कर देंगे और सभी इस डिमोनिक एनर्जी के साथ प्रभावित होंगे और सभी को यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो फाइनली मेरे डैड का वो सपना जो उन्होंने देखा था इस पूरी म्यूरियम को एक करने का, वो पूरा होने वाला है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि ये आदमी तो पागल हो गया है, कमीना कहीं का, यहाँ पर पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स को ही डिमोनिक लैंड बनाना चाहता है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया यहाँ पर पूरी लैंड के अंदर डिमोनिक एनर्जी फैल गई तो जैसा इसने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पर से हर एक चीज खत्म हो जाएगी और सभी डिमोनिक हो जाएंगे। तो वो हीवन शाटरिंग नाइलेशन स्लैश टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है कि वो टेक्निक तो यहाँ पर काम नहीं करेगी और ऊपर से उसके हाथ में जो डैगर होता है उसकी एनर्जी भी डेप्लीट होती जा रही है। तो वो कहता है कि इसकी एनर्जी भी खत्म होती जा रही है और मेरी एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरे पास और ज्यादा एनर्जी कहीं से नहीं आने वाली और जिंगू स्नेक पहले से यहाँ पर पूरी तरह से अपनी एनर्जी को वेस्ट कर चुका है। तो इसी के साथ ही मैं योंगम्योंग अब यहाँ पर सामने खड़े होकर अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था ताकि और ज्यादा एनर्जी ग्राउंड के अंदर ना जाए। तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसको ब्लॉक करना ही होगा, मुझे यहाँ पर इस अर्थ को कंटामिनेट होने से बचाना होगा। अगर ये लैंड जो है वो कंटामिनेट हो गई तो फिर मैं यहाँ पर किसी को नहीं बचा पाऊंगा और मेरे से हराने का कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर साथ ही पास की बातें याद आती है जब वो स्फीयर के अंदर था और वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड, सॉरी क्या नाम था उसका, ब्लैक डेथ अलायंस लीडर जो था, उसने उससे कहा था कि कैसे तुम यहाँ पर अपने इनर सेल्फ को हरा सकते हो। वो उसकी सारी बातों को वहां पर याद करता है और उसे याद आता है कि उसने ये भी कहा था कि ऊपर जाकर हमारे पर नजर रखेगा कि कैसे तुम यहाँ पर अपने प्यारों को बचाने के लिए कोशिश करते हो और अपनों को बचाने के लिए कोशिश से कुछ ज्यादा करना पड़ता है और वो तुम करोगे, हम देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल तो नहीं होने वाले, तुम पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत ही बुरी तरह से डिप्लीट कर
कर चुके हो और तुम यहाँ पर अपनी इंसानी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो। मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं यहाँ पर इस थंडर को इस तरह फेंक सकता हूँ जिस तरह के मैं सांस ले रहा हूँ, यानी कि मैं तब तक फेंकता रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। तो मैंने यहाँ पर इंसानों के बारे में सोचा था कि वो च्यूंटी होते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम एक ड्रैगन हो, लेकिन अफसोस कि तुम भी यहाँ पर एक और कीड़े निकले, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कीड़ा ही हो। इसे मैं अपने हाथ से मसलने वाला हूँ, लेकिन साथ ही वहां पर एक एनर्जी की स्लैश जो होती है उसकी गर्दन के पास से गुजर कर जाती है। तो वो कहता है ये क्या था, और इसी के साथ ही मां योंगम्योंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा मैंने तुम्हारे वर्ड्स को वापस कर दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ड्रैगन भी तो एक बड़ा सा जानवर ही होता है, और तुम्हें यहाँ पर मेरी लिमिट्स को जज करने की जरूरत नहीं है कि मेरी लिमिट्स क्या है और मैं कितना ज्यादा पावरफुल और मैं कहां तक अपनी पावर को यूज कर सकता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, और साथ ही दिखाता है कि मां योंगम्योंग की आंखें जो होती है वहां पर चमक रही होती हैं और उनके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है, जैसे कि हमारे योंगम्योंग ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और वो यहाँ पर सुपर साइयन बन गया हो। मां योंगम्योंग से कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो इंसान क्या कर सकते हैं जिनको तुम कीड़ा मकोड़ा समझते हो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 157 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर उसके आईब्रोज चमक रही होती है, वो अपनी ह्यूमन लिमिट से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पार करके यहाँ पर मेरे जैसे एक डीमन को हरा सकते हो, मेरे जैसे एक ड्रैगन को हरा सकते हो। तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैचेस क्या डाल दिए, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों की पावर लेवल के बीच में यहाँ पर जो गैप है वो इतना ज्यादा छोटा है? मैं एक ड्रैगन हूं जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो, तुम एक आम इंसान हो, तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। चाहे तुम कितना ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी शील्ड टूट चुकी है। तुम्हारी बॉडी के आसपास यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का ड्रैगन स्केल शील्ड था और वो शील्ड टूट चुका है। यहाँ पर तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारे पास और ज्यादा एनर्जी नहीं बची। अब अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करके मेरे पर अटैक करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है ही नहीं। तो इसी के साथ ही योंगम्योंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे पास अभी भी यहाँ पर अपना आखिरी रिसोर्स बचा, और साथ ही वो जबरदस्त एनर्जी सर्ज को रिलीज करता है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है तो देखो अब यहाँ पर ये अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर रहा है, क्योंकि ये आखिरी मौका है, यानी कि इसे लगता है कि ये आखिरी इस एनर्जी के अटैक के साथ मुझे मार पाएगा। इसी वजह से इसने अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करना शुरू कर दिया है, और जब हम लोग अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करते हैं तब यहाँ पर हम अपनी इनेट एनर्जी को खो देते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं बचता। अगर ये किसी तरह से मुझे यहाँ पर डैमेज करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एंड के पर ये खुद भी मारा जाएगा। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है क्या वाकई में तुम इस बैटल को इस हद तक जीतना चाहते हो कि तुम अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, तुम यहाँ पर मरने को तैयार हो? मां योंगम्योंग उसे कहता है कि इस वक्त मैं जीतने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूं, मैं जीतना चाहता हूं, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूं, फिर चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो, आज तक तुमने जितने लोगों से फाइट की थी वो सारे तुमसे काफी ज्यादा कमजोर थे, क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो, ड्रैगन की बॉडी बाकी इंसानों के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, और तुमने जितने लोगों से फाइट की तुम्हारी मार्शल आर्ट्स उन सभी से ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस बार में इस बात का आइडिया नहीं होगा कि फाइट जीतना क्या होता है, अपनी जी जान लगाना, फिर चाहे यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, ये क्या होता है। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूं, मैंने बचपन से शुरुआत से जो फाइट्स की थी वो सारी की सारी मुझसे पावरफुल लोगों के साथ थी, फिर चाहे वो अपने कजन्स के साथ हो, फिर यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ हो, सेक्टर लॉर्ड्स के साथ हो। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी फाइट्स की जो कि इंसानों के साथ भी नहीं थी, यानी ड्रैगन्स के साथ मैंने फाइट की, ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के साथ, फिर यहाँ पर मैंने डीमंस के साथ फाइट की, तुम्हारे डैड के साथ, फिर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स के साथ फाइट की जो कि इंसान या फिर जांगशी कहलाने के लायक भी नहीं थे। मैंने उन सभी को अपनी शेयर विल और अपनी पावर के साथ हराया ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं और एक दिन मैं यहाँ पर इस मुकाम पर आकर खड़ा हो सकूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पर आकर मुझे मार डाले। लेकिन हर बैटल में मुझे पता था कि यहाँ पर मैं मर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं जिंदा रहा और अभी तक यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर फिर से एनर्जी सर्च निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि मां योंगम्योंग अपनी इनेट एनर्जी को वहां पर बर्न करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी इनेट एनर्जी को बर्न करता है तो उसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे अल्फाज तो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे। और इसी के साथ ही योंगम्योंग जो होता है वहां पर उसके पीछे पहुंच जाता है बड़ी स्पीड के साथ। वहां पर आने के बाद जब अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी जान को दांव पर लगाकर तुम अपने और मेरे बीच का जो डिफरेंस है उसको मिटा दोगे? तुम्हारी जान की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि
क्योंकि तुम सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो जबकि मैं एक ड्रैगन हूँ, और ड्रैगन के मुकाबले में तुम चाहे जहां पर कितनी ही जाने क्यों ना ले आओ तब भी तुम जहां पर मेरे लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तो अपनी इननेट फोर्सेस को जहां पर बर्न करना ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलत फैसला था। तुमने जहां पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जहां पर अपनी इस लाइफ फोर्स को बर्न करके। तो मार्श योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम मेरे सामने जहां पर बार बार बातें कर रहे हो कि मैं एक आम सा इंसान हूं जो तुम्हारे सामने कीड़ा है, लेकिन तुम जहां पर इस अटैक को अवॉइड क्यों किया जब मैं तुम्हारे पर अपनी इननेट एनर्जी को वेस्ट करके अटैक कर रहा था? फिर तुमने जहां पर इस अटैक को डॉज क्यों किया? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो फिर तुम इस अटैक को फेस करते ना। तो इस बात से हमारा जो ड्रैगन होता है यानी कि हमारा ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो गुस्सा तो होता है, लेकिन योंगम्योंग बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है जितना ज्यादा तुम जहां पर डॉज करोगे उतना ज्यादा मुझे समझ आएगी कि मेरा सैक्रिफाइस बिल्कुल जायज है, यानी कि तुम जहां पर इस बात से डर रहे हो कि कहीं मैं अपनी इननेट फोर्स के साथ तुम्हें मार ना डालूं। तो योंगम्योंग उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि इससे पहले कि मेरी एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीट हो जाए मैं जहां पर तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा, और मुझे यह भी पता है कि मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, लेकिन अगर तुम एक बार जहां पर मेरे अटैक के सामने खड़े रहे तो तुम बच नहीं पाओगे। और साथ ही वो सामने की तरफ अपनी एनाइलेशन स्लैश लगाता है, लेकिन उस एनाइलेशन स्लैश को लगाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सामने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मिराज होता है, एक आफ्टर इमेज होती है। तो वो कहता है कमीना कहीं का जहां पर आफ्टर इमेजेस को यूज कर रहा है। जब किसी के साथ ही हमारा जो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर बाकी के सभी ओपोनेंट से काफी ज्यादा बेहतर हो, अभी तक मैं जितने ओपोनेंट से फाइट कर चुका हूं वो सभी लोगों से तुम ज्यादा बेहतर हो, इसी वजह से मैं जहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए अपनी ड्रैगन फार्म में तुमसे फाइट करूंगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि मैं जहां पर तुमसे ड्रैगन फार्म में फाइट करूं, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी ओपोनेंट के साथ अपनी ड्रैगन फार्म को यूज नहीं किया और साथ ही उसके सर के ऊपर से सींग निकल आते हैं। वो ह्यूमन ड्रैगन फार्म में वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ड्रैगन फार्म में आने के बाद इसकी एनर्जी पहले से भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ड्रैगन्स की बॉडी जो है वो इंसान के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज कर सकती है। तो जब वो वहां पर अपनी ड्रैगन फॉर्म को रिलीज करता है तो वो एक ठंडा ड्रैगन है, तो आसमान के ऊपर से बहुत सारी ठंडा चमकना शुरू हो जाती है। तो गांव वाले जो दूर वहां पर से काफी दूर गांव होता है, एक बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आसमान के ऊपर से बारिश ना को बादल दिखाई दे रहा है फिर भी आसमान के ऊपर से ठंडक क्यों गिर रही है? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर जैसी यहाँ पर लाइटनिंग गिर रही है कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रकोप तुम्हारे ऊपर आ जाए, लगता है कि ऊपर वाला हमसे नाराज हो गया है। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है लेकिन ग्रैंडपा वहां पर देखो स्टार्स मूव कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, स्टार्स कैसे मूव कर सकते हैं वो भी दिन के वक्त? तो वो दो ग्रैंडपा भागते हुए बाहर आते हैं और आकर देखते हैं, तो जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें वाकई में स्टार्स दिखाई देते हैं। असल में हमारा योंगम्योंग और दूसरी तरफ से ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है और दोनों यहाँ पर उनकी बॉडीज जो होती है इननेट एनर्जी की वजह से चमक रही होती हैं और दूर से देखने वालों को यही लगता है कि शायद आसमान के अंदर स्टार्स जो है वो डांस कर रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर फाइट हो रही होती है। और इसी फाइट के साथ ही यहाँ पर अब फाइनल होने वाला है कि दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। क्या यहाँ पर एक इंसान फाइट जीतेगा या फिर ये ड्रैगन जीतेगा? दोनों की पावर लेवल में डिफरेंस अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। योंगम्योंग यहाँ पर क्लियरली हार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग यहाँ पर हार जाएगा या फिर उसे कोई नई पावर मिलने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर आसमान में ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, तो दूर से देखने वालों को वो स्टार्स की तरह लग रही होता है कि आसमान में सितारे वहां पर डांस कर रहे हैं। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड होता है उसने भी अपनी ड्रैगन फार्म को एक्टिवेट किया होता है, वो ड्रैगन फार्म में जहां पर उससे फाइट कर रहा था। योंगम्योंग जो होता है अपने ड्रैगन के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और जब वहां पर वो अटैक करता है तो बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं, इतने धमाके होते हैं कि इंसान जहां पर इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर सकता है। लेकिन वहां योंगम्योंग जो होता है अभी तक जहां पर उसके सामने टिका हुआ था, लेकिन अब जहां पर एक उनमें से अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, वो हमारा योंगम्योंग है। हमारा योंगम्योंग उसकी बॉडी शैटर होना शुरू हो जाती है और टैंग योंगम्योंग जो है यहाँ पर अब मरने वाला है क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी इननेट एनर्जी ने उसकी पूरी बॉडी को बर्न कर दिया और उसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं बची। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये एक बेवकूफी है, एक ड्रैगन के सामने तुम्हारी क्या औकात है। और साथ ही वहां पर अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और अपना पंजा उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोर जहां पर थी उस कोर को भी वहां पर से यानी एक बड़ा सा होल बना देता है। तो मास योंगम्योंग की बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है और मास योंगम्योंग जो होता है वहीं पर से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यानी बात अब बॉडी के अंदर इतना बड़ा होल हो गया तो वो जिंदा कैसे बचेगा? तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो गया जहां पर कभी जहां पर एनर्जी हुआ करती थी, अब जहां पर एक होल है, तो मैं तुम्हें जहां पर एक गिफ्ट देता हूं, मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल देता हूं, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और डिमोनिक एनर्जी जब तुम्हारी राइटियस एनर्जी
के साथ मिक्स होगी तो तब तुम यहाँ पर मैडनेस में चले जाओगे, तुम बेसर्क हो जाओगे और तुम यहाँ पर इसी पागलपन में मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही वहां पर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है, मा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ आने दो, चाहे ये डिमोनिक एनर्जी हो, पॉइजनस एनर्जी हो या फिर कैसी एनर्जी क्यों ना हो, मेरी फाइनल स्ट्राइक के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। तो मा योंगम्योंग उसी की डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सोख लेता है, जो कि उसने उसे खुद दी थी। उसको सोखने के बाद वो अपने ब्लेड के अंदर पावरफुल एनर्जी को गैदर करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, ये मेरी आखिरी स्ट्राइक होने वाली है। और उसी की डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मून डीमन हीवन स्लैशिंग एनाइलेशन टेक्निक होता है उसको सामने की तरफ परफॉर्म करता है, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। इस पावरफुल स्ट्राइक के साथ ही यहाँ पर दिखाता है कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है। तो वो कहता है कमीना कहीं का, इसने ऐसा कैसे कर लिया, इसने मेरी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर यूज कैसे कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। डिमोनिक कार्ड्स के यहाँ पर इस डिमोनिक एनर्जी को यूज करने के लिए इसे डिमोनिक कार्ड्स आनी चाहिए, यानी कि डिमोनिक एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए इसे यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टर होना चाहिए। जबकि मा योंगम्योंग जो होता है यहाँ पर उस पल को याद कर रहा होता है जहां पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर ने उस ब्लैक ऑर्ब को, उस छोटे से ऑर्ब को जो कि जहां पर डीमन लॉर्ड की बॉडी के अंदर से निकला था, उसे इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसकी सारी की सारी नॉलेज हमारे योंगम्योंग के पास है और यहाँ पर हर किस्म के डिमोनिक कार्ड को यूज कर सकता है। तो मा योंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक डेथ अलायंस लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे यहाँ पर ये ऑर्ब दे दिया था, जिसकी वजह से हर एक डिमोनिक एनर्जी की मेरे पास नॉलेज और मैं यहाँ पर हर किस्म के डिमोनिक कार्ड्स को यूज कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस कि मैं इतना ही कर सकता था, मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक कट ही लगा सकता था उस एनर्जी के साथ, और अब मेरी बॉडी पूरी तरह से एम्प्टी और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुम यहाँ पर, मैं तुम्हारी तारीफ तो करूंगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर इतना बड़ा कट लग गया, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारा यहाँ पर करना बनता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब एनर्जी नहीं बची। तुम्हारा योंगम्योंग जो था ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन साथ ही वो स्माइल कर रहा था। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि ये कमीना यहाँ पर स्माइल क्यों कर रहा है। तुम्हारा योंगम्योंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जब किसी की बॉडी पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए तो वो हर एक चीज को निगल सकता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। पहले मैं यहाँ पर किसी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सोख नहीं सकता था, और साथ ही वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जो कि पॉइजन रिफाइनिंग मैडनेस टेक्निक होती है वो उसको रिलीज कर देता है। तो जैसे मा योंगम्योंग जो होता है उस टेक्निक को रिलीज करता है तो आसपास की हर एक चीज जो होती है वहां पर पॉइजन एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसकी डिमोनिक एनर्जी हो या फिर आसपास के पेड़ पौधों की, हीवन एंड अर्थ की एनर्जी, वो सारी की सारी वहां पर एनर्जी की शेप ले लेती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी बॉडी के अंदर वो जो होल बन गया था उसको फिल करना शुरू कर देती है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड इस बात से पहुंचता हैरान हो रहा था और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एम्प्टी एनर्जी है, तो फिर यहाँ पर तुम इस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हो, ये कौन सी स्पेशल टेक्निक है जिसको तुमने एक्टिवेट कर दिया है। तो आसपास की सारी एनर्जी जो है बड़ी तेजी के साथ योंगम्योंग की बॉडी की तरफ आगे बढ़ती है, यहाँ तक कि वो सारी डिमोनिक एनर्जी जो कि उसने थंडर के साथ ग्राउंड के अंदर दंसा दी थी ताकि आसपास का पूरा एरिया डेजर्ट बन जाए, वो सारी भी निकलना शुरू हो जाती है और वो सारी ट्रांसफर हो जाती है पॉइजन में, और पॉइजन में चेंज होने के बाद हमारे योंगम्योंग की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है और हमारे योंगम्योंग जो होता है उस सारी एनर्जी को डिवावर कर रहा होता है। हमारे योंगम्योंग को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का एक तरीका मिल जाता है कि एम्प्टी बॉडी के साथ वो आसपास की हर एक एनर्जी को यहाँ पर पॉइजन में कन्वर्ट करके उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही उसको यहाँ पर रिफाइन करना शुरू कर देता है। और जब इतनी सारी नई एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर रिफिल होना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि एक नई बर्थ होती है, यानी कि एक नए मार्शल मास्टर की बर्थ होती है, एक नई राम की बर्थ होती है। ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर ये फायर राम में थे और फायर राम के ऊपर यहाँ पर एक कल्टीवेशन लेवल है और वो कल्टीवेशन लेवल हमारे ब्यांग योंगम्योंग ने अचीव कर लिया। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी देखने वाले यहाँ पर देख रहे होते हैं कि वो चारों तरह की एनर्जीज को अपनी बॉडी के अंदर सोख रहा है और सारी की सारी एनर्जीज को अपनी बॉडी के अंदर, चाहे वो एसेंस हो, एनर्जी हो या फिर स्पिरिट हो, उसने हर एक एनर्जी को यहाँ पर डबल कर दिया और उसकी बॉडी के अंदर से इतनी पावरफुल प्रेशर निकलता है कि यहाँ पर हर एक चीज वहां पर आसपास चेंज हो जाती है। एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट होता है और उस ब्लैक होल के रास्ते आसपास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और उसके अपने साथी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो सभी लोग वहां पर इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि आज से पहले कभी किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर सके कि आखिर इसका लेवल क्या है और ये कौन सी राम है। तो इसी वजह से अब यहाँ पर योंगम्योंग ने जिस लेवल को अचीव कर लिया उसको यहाँ पर मिस्टीरियस लेवल का नाम दे दिया जाता है कि यहाँ पर उसने एक मिस्टीरियस लेवल को अचीव कर लिया, एक ऐसा लेवल जिसमें यहाँ पर आसपास के नेचर की एनर्जी को भी वो यूज कर सकता है, ऐसा लेवल जो कि फायर राम से बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि वो लेवल जिसमें इस वक्त यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड टैंग योंगम्योंग थे। इसे मिस्टीरियस लेवल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर इसकी डेप्थ के बारे में जानना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कोई यहाँ पर इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि ये एनर्जी क्रिएट कैसे हुई, ये किस तरह से टेक्निक बनी, और हमारा योंगम्योंग जो होता है वो पहले से फिर से वहां पर नॉर्मल हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी शेप बिल्कुल वहां पर पूरी तरह से बिल्कुल सही हो जाती है, उसकी बॉडी के ऊपर चोटें भी खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 159 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये बैटल यहाँ पर फाइनली एंड होने वाली है या फिर अभी यहाँ पर
हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड भी अपने किसी ट्रम्प कार्ड को यूज करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ी सी स्लैश लगती है, क्योंकि हमारा जोंगम्योंग जो होता है वहां पर एक ऐसे लेवल को अचीव कर लेता है जिसे मिस्टीरियस लेवल का नाम दिया जाता है। वो एक खास लेवल होता है जिसमें यहाँ पर तलवार और इंसान एक हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर अपनी इंसानी लिमिट्स को कैसे क्रॉस कर सकते हो। और साथ ही वो ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड अपने बारे में बताता है कि उसने जब से होश संभाली है, जब से उसने यहाँ पर एनर्जी को पहचानना शुरू किया, वो दो तरह की एनर्जीज को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दो तरह की एनर्जीज को मास्टर कर सके। एक तो वो राइटियस एनर्जी को अचीव करना चाहता था क्योंकि डिमोनिक एनर्जी को तो उसके पास पहले से थी। वो एक ड्रैगन था जिसकी वजह से उसके पास डिमोनिक एनर्जी को मास्टर करने की पावर थी। दोनों पावर्स को एक साथ मर्ज करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एंड के ऊपर इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली उसने यहाँ पर अचीव कर लिया। उसने उस हार्मोनी लेवल को अचीव कर लिया जिसमें यहाँ पर डिमोनिक और राइटियस एनर्जी दोनों को वो एक साथ यूज कर सकता था। इसे एक्सट्रीम डीमन राम का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या फायदा हुआ उस एक्सट्रीम डीमन राम को अचीव करने के बाद। अब यहाँ पर उसके सामने एक इंसानी लिमिट है, एक ऐसी इंसानी लिमिट जो कि यहाँ पर उससे भी आगे निकल चुकी है। यानी कि हमारे जोंगम्योंग ने उसके सामने एक मिस्टीरियस राम को अचीव कर लिया जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर हार्मनी और फार्मलेस बाउंड्री के बीच में यहाँ पर एक नई फार्म को अचीव कर लिया जिसमें तुम खुद यहाँ पर एनर्जी की फार्म हो। तो मैं भी यहाँ पर इस लेवल को अचीव कर सकता हूँ। अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और आसमान के ऊपर से एक ठंडर गिरती है जो कि सीधी उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है। तो जोंगम्योंग इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये कर क्या रहा है, खुद अपनी बॉडी को अपनी लाइटनिंग से स्ट्रक क्यों कर रहा है। जबकि इसी के साथ ही ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी इंसानी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक ड्रैगन हूँ। और साथ ही वो अपनी रियल बॉडी को वहां पर रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम्हारी इस मिस्टीरियस राम से फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर वो एक ड्रैगन में बदल जाता है। एक बड़ा सा ड्रैगन ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है और ऊपर आसमान में चला जाता है और उसके आसपास वहां पर घूमना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं यहाँ पर एक ओरिजिनल डिमोनिक ड्रैगन बनूंगा जो कि इस पूरी दुनिया को खून से नहला देगा। तब तुम्हें समझ जाएगी कि यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर से काम से इंसान थे, एक छोटे से कीड़े। ड्रैगन के सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं थी। तो इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है यानी कि हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हर एक के ऊपर राज करने वाला हूँ। तो इसी के साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है अपने ड्रैगन फॉर्म को यूज करते हुए अपने मुंह के अंदर एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाता है और उस एनर्जी के गोले के साथ जोंगम्योंग के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, एक बड़े एटॉमिक बॉम्ब की तरह ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो जोंगम्योंग उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर अपनी प्योर डिमोनिक की को यूज कर रहा है क्योंकि ड्रैगन बनने के बाद इसकी की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड भी से कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितने ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम यहाँ पर इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल को मैंने अचीव कर लिया है। यानी कि मैं यहाँ पर एक ड्रैगन और एक ट्रू ड्रैगन के सामने तुम्हारी क्या ही औकात है। जबकि हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है और अगर तुम उस स्ट्रेंथ को ठीक से यूज नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रेंथ का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मकसद क्या है स्ट्रेंथ को यूज करने का और स्ट्रेंथ को सही तरह से यूज कैसे करते हैं। और साथ ही हमारा जोंगम्योंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने की कोशिश करता है। तो जोंगम्योंग के पास उसका छोटा ब्लेड होता है, उसी डैगर की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसके साथ ही बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने अपनी बॉडी को वहां पर ड्रैगन में चेंज कर दिया है। तो जैसे वो लोग करीब पहुंचते हैं तो वहां पर जंगल में बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है कि डिमोनिक एनर्जी की वजह से सारे जानवर मर गए हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर कट का या अटैक का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि डिमोनिक एनर्जी जो ग्राउंड के अंदर से ओवरफ्लो हो रही है उसी वजह से ये लोग मर रहे हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें पीछे गांव वाले लोग दिखाई देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे गांव वाले लोग खड़े हैं और वो सारे के सारे डिमोनिक एनर्जी की वजह से बेजर्क हो चुके होते हैं। यानी कि डिमोनिक एनर्जी ने उन सभी लोगों को बदल दिया होता है। तो ये लोग कहते हैं कि अब क्या करें, क्या हमें इन्हें इग्नोर करके आगे चला जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आम गाँव वाले हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इनको इग्नोर करके आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं और ये सभी लोग हमें ड्रैग डाउन करने वाले हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं तो फिर इनसे फाइट करके आगे बढ़ना होगा। वो सभी लोग वहां पर उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते ताकि रास्ता बनाकर वहां पर से आगे जा सके। जबकि मां जोंगम्योंग जो होता है वहां पर फाइट करते वक्त भी उनको महसूस कर लेता है कि उसके लोग यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए, मुझे भी यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा। तो मां जोंगम्योंग जो होता है सामने की तरफ से आने वाली ब्रेथ को वहां पर ब्लॉक करता है अपने डैगर की मदद से। तो जोंगम्योंग अपने डैगर के साथ उसकी ब्रेथ को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और साथ उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर इस एनर्जी के साथ ही मुझे ओवरफ्लो कर पाओगे। मेरे पास यहाँ पर जो लेवल अचीव हुआ है वो यहाँ पर ट्रू हार्मनी लेवल है जिससे मैं यहाँ पर आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब
साफ कर सकता हूँ। और साथ ही वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो योंग म्योंग जो होता है उसकी एनर्जी की ब्रेथ जो वहां मुंह के अंदर से एनर्जी का गोला छोड़ रहा था उसके ऊपर एक कट लगाता है। तो योंग म्योंग बड़ी आसानी के साथ उसके गोले को वहां पर कट कर देता है और साथ ही वहां योंग म्योंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के कटने का वक्त है। लेकिन जब वो अपने डैगर को घुमाकर उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उसकी बॉडी इंटैक्ट रहती है। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इस डैगर के साथ मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी डाल पाओगे। और हमारे योंग म्योंग का ब्लेड जो होता है वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर शैटर हो जाता है। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और भी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ब्लेड इसका साथ सिर्फ इतना ही था, इसने यहाँ पर तुम्हारा साथ छोड़ दिया, बिना ब्लेड के तुम यहाँ पर क्या ही कर पाओगे। जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा इतना ही साथ दे सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे समझ आ चुकी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने जहाँ जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सबके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो हमारा योंग म्योंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, वो सिर्फ अपने बेयर हैंड को ऊपर की तरफ उठाता है, वहां पर अटैक करने लगा है। जबकि ड्रैगन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी तलवार टूट चुकी है और तलवार टूटने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने हाथ को तलवार बनाकर यहाँ पर यूज कर सकते हो? ऐसा कोई भी अचीव नहीं कर सकता, अपने हाथ को तलवार की तरह यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम तलवारबाजी की असली एसेंस को समझे ही नहीं। अगर हम एक तलवारबाज है तो फिर हम लोग यहाँ पर बिना तलवार के भी फाइट कर सकते हैं। एक तलवारबाज होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए। हमारा योंग म्योंग क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड के पास से ट्रेनिंग ले चुका है, उसका मास्टर जो था वो एक तलवारबाज था और उससे उसने ट्रेनिंग ली थी और खुद भी यहाँ पर पिछली लाइफ में वो एक तलवारबाज था। तो इसी वजह से हमारे योंग म्योंग को इतना आइडिया है कि अगर अपने हाथ को यहाँ पर इस तरह से यूज किया जाए और फार्मलेस स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो योंग म्योंग जो होता है वहां पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगा देता है। तो जब वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है तो ये एक अल्टीमेट मूव होता है क्योंकि अब यहाँ पर उसके हाथ में एक एनर्जी की स्वर्ड बन जाती है जो कि इनविजिबल एनर्जी की स्वर्ड होती है। तो यहाँ सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने के बाद ड्रैगन की बॉडी जो होती है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और इस पास से ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हारे हाथ में कोई तलवार नहीं है, फिर तुमने ये कैसे किया है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को मानने से मना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि मैंने यहाँ पर इस लेवल को अचीव किया जिस तलवारबाजी की टेक्निक को तुम यहाँ पर मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे मेरे मास्टर से चोरी करके, ये असल में वही टेक्निक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कीड़ा, एक कमजोर इंसान समझ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे समझ नहीं पाया, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स थर्ड रेट की कॉपी थी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 160 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड वाकई में यहाँ पर इस बार मर गया है या फिर वो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।